बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इशारत और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मौसम तो गर्म है ही, लेकिन इशारत सियासत भी बहुत गर्म है और गर्मा गर्मी होने जा रही है डी चौक पे इस्लामाबाद में, जिसकी कॉल दे रखी है पीटीआई ने। बड़ी लेते हुई बड़ा एतराज़ हुआ और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि स्टेट गेस्ट पाकिस्तान में है मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम साहब, जिनका आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे का आखिरी रोज़ है। और इस मौके पर हुकूमत का ये कहना है कि स्टेट गेस्ट के होते हुए, मेहमान के होते हुए आपको कम अज़ कम ये एहतजाज नहीं करना चाहिए, तमाशा नहीं करना चाहिए। लेकिन पीटीआई तो पीटीआई है, वो अपनी ज़िद पर कायम और दायम है। बिल्कुल जी। और इस वक्त तमाम दाखिली और खारजी रास्ते तो बंद किए ही गए हैं। डी चौक को भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तमाम जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हर सूरत पहुंचेंगे और एहतजाज जो है वो हर सूरत रिकॉर्ड करवाएंगे। और साथ ही साथ जो दीगर सियासी रहनुमा हैं वो भी अपना अपना बयान दे रहे हैं। वो सियासी मंजरनामा जो है वो अब क्या रुख इख्तियार करेगा और क्या होने जा रहा है आज, ये तो ज़ाहिर है वक्त ही बताएगा। बहरहाल जी, बहुत सारे और भी अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात हमने करनी है आज, लेकिन जो हमारा आज का जो बेसिक इशू है वो तो जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू यही है कि कोई मिसहैप ना हो, कोई बड़ा सानहा ना हो जाए, क्योंकि जो हुकूमत है वो ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है अफ़ाम तफ़हीम की, लेकिन जो पीटीआई है वो ये चाहती है कि लाशों पर सियासत की जाए। तो आज जिन इश्यूज़ पर बात करेंगे शायद वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पीटीआई के एहतजाज पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दिया है और बाबर जो है उनके बाद कप्तान कौन होगा, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। जी, ये सारे वो अहम इशूज़ हैं जिस पर बात होगी। और इसके अलावा अगर दीगर इश्यूज़ पे बात की जाए तो कराची में बच्चों में हेपेटाइटिस ए की वबा क्यों फैलने लगी है, ये लोग परेशान हैं, पेरेंट्स वालिदैन परेशान हैं, इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है। और इसके साथ साथ जानवरों का आलमी दिन भी है, इस पर भी आज बात करेंगे कि जानवर जो है कौन कौन से पाले जा सकते हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है, और इंसानों के साथ साथ जानवरों का एहसास करना भी हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगाज़ कर लेते हैं। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पीटीआई। पहले मीर साहब आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूँ, जो बयानात सामने आए हैं, मोहसिन नकवी साहब बड़े क्लियर दिखाई दिए हैं, उनका कहना है कि इस बार कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। नकवी साहब का क्या कहना है, पहले वो सुनिए और उसके बाद फिर दीगर जो रहनुमा है उनके बयानात भी सुनाते हैं। कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है या इनके साथ दिफात, ये क्लियर कट है। हम पहले बता रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा कल का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस दिन हमें किसी सूरत भी एज अ पाकिस्तानी ये डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी जेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। इसमें एससीओ कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में किसी एक की कामयाबी नहीं है, हर पाकिस्तानी की कामयाबी। ये कितने सालों के बाद इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कितने सालों के बाद इस तरह हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, ये हम सब के लिए एक प्राइड की बात है, मगर हमें उनको इंश्योर करना है कि वो सब कुछ खैरियत से हो जाए। मोहसिन नकवी की ये गुफ्तगू आपने सुनी है। फैसल वावडा भी बयानबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सबसे पहले अपने बच्चों को पाकिस्तान लाना होगा और उसके बाद कोई और बात करनी होगी। तो क्या कहते हैं फैसल वावडा, वो भी सुनते हैं। इस खेल में मैं अब समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, गुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें, क्योंकि बाप की लेगेसी है, बाप इतना बड़ा काम उनके मुताबिक पाकिस्तान में करने जा रहा है, तो फिर अपने बेटे भी सामने ले आए। गरीबों के, मासूमों के, पाकिस्तानियों के बच्चे और इनकी ज़िंदगियों से ना खेलें, बेटे अपने बुला लें यहाँ। गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। जी, फैसल वाडा की गुफ्तगू आपने सुनी, मोहसिन नकवी की सुनी, मरीम नवाज साहबा भी बोल रही हैं, उनका भी एतराज़ है कि एहतजाज इस मौके पे नहीं होने चाहिए। क्या कहना था उनका, वो भी सुनिए। हमारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमलावर होते हैं, तो पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशत गर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर, किसी
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। जो ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। ये जो 20,000 शेल्स आपने चलाए हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, ये शेल्स आपको दिए गए थे, ये आपने लिए होंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको वो शेल्स नहीं दिए गए, दूसरे सूबे की पुलिस के ऊपर बरसाने के लिए। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, इस तरह पंजाब भी आपका है। ठीक है, मरियम साहिबा की गुफ्तगू भी हमने सुन ली। वो कहती हैं कि पंजाब की हिफाजत करनी मुझे आती है और दोनों सूबों को आपस में लड़वाने की जो सियासत है वो बंद होनी चाहिए। सजाद मीर साहब, इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहते हैं? हमने देखा कि इस वक्त खुलेआम वार्निंग भी दी जा रही है, बार बार PTI को वार्न किया जा रहा है कि एहतजाज ना किया जाए जब तक स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद PTI बजिद है और इस वक्त जो सूरत हाल इख्तियार की भी है PTI ने, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखें जी, PTI को आदत है कि खास तौर पर जब कोई गैर मुल्की में पाकिस्तान में आना होता है और उससे पाकिस्तान का मफाद भी बुरा होता है, तो कोशिश करते हैं कि उस मफाद को सबकताज करें। इनका पहला दर्दनाक दौरा पाक करना 2014 वाला जी हाँ, उसमें क्या हुआ? चीनी सदर ने आना था, CPAC को उसका आगाज होना था और धरना दे के बैठ गए और रिक्वेस्ट के बावजूद भी इन्होंने धरना खत्म किया। इसके नतीजे के तौर पर CPAC चंद दिनों के लिए मुलतवी करना पड़ा और उनका दौरा भी मुलतवी करना। अब भी जब भी ऐसे मौके आते हैं, अब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, असल किस्सा तो ये है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हंगामे हो रहे हैं, ये तो रिहर्सल कर रहे हैं, ये तो उस कॉन्फ्रेंस को नाकाम करने के लिए या उसमें हंगामा कर, नाकाम नहीं, नाकाम से ज्यादा ये करना चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई हुकूमत कोई काम कामयाबी से कर नहीं सकती। ये हुआ नहीं। कर्जा लेने जाए IMF से, आपको मालूम है कर्जा नहीं मिलेगा तो मारे जाएंगे, अपनी मुद्रा से छपवा देते हैं, मुद्रा जो उनके 2 फीसों के होते हैं, सब हम इस पर पाबंदी करेंगे। मीर साहब, ये जो स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि जिस अंदाज में PTI सोच रही है, क्या वो अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे? वो कहते हैं कि जी हमें रोक क्यों रहे हैं, अगर आपको अपने स्टेट गेस्ट को उनको कहीं मूव करवाना है या आपको कोई रुकावट का सामना करना पड़ सकता है तो आप हमें ना रोकें, आप कंटेनर ना लगाएं, हम एहतजाज करेंगे और वापस चले जाएंगे। और साथ में आपको क्या लगता है कि क्या मकसद हासिल करना चाह रही है D चौक पे एहतजाज करके या इस मौके पे एहतजाज करके PTI? डी चौक की क्या फैसिनेशन हो गई है, यानी कि डी चौक को जलसे करने की जगह तो नहीं है, धरना देने की जगह तो नहीं है। और यही कोशिश है इस्लामाबाद इंतजामिया की कि इस्लामाबाद का मसला इन बातों से पाक हो। डी चौक का मतलब ये कि सामने पार्लियामेंट, डी चौक का मतलब है हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सब इसके साथ। डी चौक का मतलब है कि साथ ही डिप्लोमेटिक इसके साथ, इसका मतलब है कि आप गल्फ पे आ सकते हैं। अच्छा, एक खदशा मीर साहब जो जिसका मुख्तलिफ तजियाकार भी इजहार कर रहे हैं, हुकूमत भी ढके छुपे लफ्ज़ों में कहती है कि ये कोई सानहा करवाना चाह रहे हैं, ये कोई सानहा मोल्टाउन जैसी कोई सियासत में नंबर गेम करना चाह रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई खून खराबा हो, कोई मिसहैप हो जिसका फ़ायदा उठा के फिर ये हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकें। आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? सानिया मॉडल टाउन का हवाला क्यों दे रहे हैं? असल हवाला दे 9 मई का। ये 9 मई को रिपीट करना चाहते हैं कि ख्वाहिश यही है ड्रामा हो। इमरान खान फर्स्ट स्टेट हो चुके हैं, सच्ची बात ये। और ये चंद हफ्ते जो हैं पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम है, आईनी तरामीम के लिहाज से आपको फैसला आ चुका है। मीर साहब, एक तरफ तो हम देखते हैं कि PTI इस बात का दावा करती है कि हम पुरअमन एहतजाज जो है वो करना चाहते हैं और बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, बड़के मारी जाती हैं कि हम ये कर देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, जो कि बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि आने वाले दिनों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे का रुख इख्तियार कर सकते हैं ये उनके पुरअमन मुजाहिरे या एहतजाज। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा वो भी खुल के सामने आ रही हैं, वो कहती हैं कि अब पंजाब और KPK को लड़ाने की जो मनसूबाबंदी है कि PTI को वो नहीं करने देंगे, ये दोनों सूबों को आपस में लड़वा रहे हैं। तो क्या ये सूबों की लड़ाई ही है या फिर कुछ और भी है इसके पीछे? सूबों की लड़ाई नहीं है। मरियम नवाज ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि आपने 20,000 शेल यानी खैबर पख्तूनख्वा में है सरकारी तौर पर, वो पंजाब पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं।
ठीक है। इन्होंने इससे पहले जमान पार्क में बल्तिस्तान इनके पास था, तो बल्तिस्तान सूबे की फोर्सेस को पंजाब फोर्सेस के खिलाफ बंदूकें लेके खड़ा कर दिया था। तो ये जो इनका अंदाज है और तरीकाकार है, ये यकीनी तौर पर एंटी स्टेट ही कहा जा सकता है। ये फाशिस्ट चीज है, इसको कर्व करना लाजमी है। मैं नहीं कहता कि इनको रियायत की जाए कि ना की जाए, लेकिन ये जो एक्सट्रीम राइट फाशिस्ट टेंडेंसी है, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी जमहूरियत पहले ही पर जायज है, बिल्कुल और नाजुक है, हालात इसके मुकामिल नहीं हो सकते। सज्जाद मीर साहब, आपका मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि हुकूमत को, रियासत को इस तरह के एहतजाज की मनमानी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। एक और अहम फैसला भी हुआ है गुज़श्ता रोज़, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक दोबारा से आइन को उसकी असल हालत में बहाल किया गया है। इसके मुज़मिरात, इसके असरात क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? मैं इस पर तबसरा करता हूँ, लेकिन एक फिक्रा मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ मलेशियन वज़ीर अनवर इब्राहीम के हवाले से। जी। तो मलेशिया की बड़ी तारीखी शख्सियत है। ये एक ज़माने में महातिर मोहम्मद के नंबर 2 समझे जाते थे, और पूरी दुनिया में इनका चर्चा था, और गिना जाता था कि ये कोई इस्लामी ज़हन के ऐसे आदमी हैं कि जब ये आ जाएंगे तो इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे। फिर इनकी ऐसा इख्तलाफ पैदा हुआ कि महातिर मोहम्मद ने ऐसे घिनौने इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया और जेल में डाला कि जिसकी मैं मिसाल नहीं दे सकता, जिसका जिक्र नहीं कर सकता। और फिर जब दोबारा महातिर मोहम्मद आए तो इन्हीं की मदद से आए, इन्हीं को लेकर आए, और आज अल्लाह का करना ये है कि वहाँ के वज़ीर आज़म है, और बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। डेमोक्रेसी में चलिए यूँ कह लीजिए, ऐसे होता रहता है। अब आपका सवाल है, जैसे बी वाला जो सवाल आपने किया, जो शिक खत्म की, भाई वो तो आइन में साफ लिखा हुआ था कि 20 सीट तो हो जाएगा बंदा, हो सकता है बंदा, लेकिन उसका वोट काउंट। और जब आइन में लिखा हुआ था तो कोर्ट ने आइन को रीराइट किया, जहां उसका किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया। क्यों किया, ये सोचने की बात है। एक तासुर तो ये था कि परवेज लाई को वजीर आला बनाने के लिए और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म करने के लिए। दूसरा तासुर बिलावल भुट्टो ने तो कमाल का दे दिया है। उसने कहा जी हमारे कानून ने तो कॉन्फ्रेंस में लेकर बताया था जजेस को कि हम जुडिशल इस्लाहात लाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उससे बचने के लिए ये तरमीम कर दी। अच्छा मीर साहब, मौलाना फजल रहमान के बगैर आपको लगता है अब नंबर पूरे होने जा रहे हैं तरमीम के लिए हुकूमत के पास? मौलाना फजल रहमान वैसे सियाने आदमी हैं, और अगर उन्होंने देखा कि पूरे होते जा रहे हैं तो और इसका उनको फायदा नहीं होगा, तो शायद वो ऐसे पैदा होने दें और साथ दे दें। और यह अगर वो अपने नंबर बनाना चाहेंगे तो शायद वो डटे भी रहें। लेकिन ये है कि तरमीम तो होगी, नहीं होगी तो बहुत अच्छा ठीक है। सजाद मीर साहब, एहतजाज के बारे में बिल्कुल हम पेशावर का रुख कर लेते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। पेशावर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नासिर दावर हमारे साथ मौजूद है। नासिर, आप बताइए, एहतजाज की कॉल दी गई थी, क्या काफिले वहाँ से निकल चुके हैं, क्या सूरत हाल आप पेशावर के अंदर देख रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम अगर खैबर पख्तूनख्वा का सूरत हाल देखें, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की एक बड़ी वोटर भी मौजूद है, एक बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मुसलसल जलसों की वजह से इस आज जो मुमकिन तौर पर हम कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर के ज़िम्मे है इस जलसे जो 4 अक्टूबर को कॉल किया है इस्लामाबाद में डी चौक में, तो इसकी ज़्यादातर जो कामयाबी की जिम्मेदारी है वो अली अमीन गंडापुर के सर है। लेकिन मैं बता दूं कि आए रोज़ जलसे और नाकाबंदियों और आंसू गैस शेलिंग वगैरह से अब खैबर पख्तूनख्वा से PTI की शायद वो तादाद हमें देखने को न मिले जो इससे कबल हुआ करती थी, क्योंकि 2 वजूहात है। एक तो ये कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और सबसे अहम बात ये कि यहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ भी हमारी जो पुलिस है उनका उतार चढ़ाव चल रहा है, और इस वक्त इस पर छापे मारे जा रहे हैं। जो एक वजह वो भी है, 2 वजूहात है जो खैबर पख्तूनख्वा में हम ये समझ। अच्छा नासिर, ये आपकी राय है या पेशावर के अवाम भी ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है? दूसरा, रुकावटों के हवाले से बताइएगा कि कहाँ से रुकावटों का सिलसिला शुरू हो रहा है जहाँ पे ये काफिले उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा पेशावर से? पेशावर से और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला से लोग निकलेंगे, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मैं बता दूं
कि हम जो सोशल मीडिया पर चीज़ें देख रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर और टिकटॉक पर जो हम देख रहे हैं, तो हम उसी से अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज जो ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए, आपसे हम जानते रहते हैं। सजाद मीर साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त पेशावर के लोगों में भी जो एक यकीन नहीं है उन्हें कि जो कहते हैं वो किया नहीं जाता, पीटीआई के लीडरान की जानिब से भी और फिर केपीके के वज़ीर आला की जानिब से भी, तो क्या आप समझते हैं कि अवाम अब भी उनके साथ एहतजाज के लिए निकलेंगे जो उन्होंने कॉल दी हुई है? क्योंकि पेशावर में इस वक्त तो सड़कें खाली नज़र आ रही हैं और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी खासी खामोशी छाई हुई है। अली अमीन गंडापुर तो सरकारी गाड़ियां और सरकारी वसाइल के जरिए से आगे बढ़ते हैं, या धमकियों के जरिए से वो अपना इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान ने इसीलिए उनको वज़ीर आला बनाया है। इमरान खान को भी उनकी क्रेडेंशियल पर शक है, उनको भी शक है कि पता नहीं ये किसका आदमी है और किसके बिहार पे काम करता है और क्या करना चाहता है, मुझे डॉज कर रहा है, डिच कर रहा है, क्या करना चाहता है और कल क्या करे। और अली अमीन गंडापुर एक तरफ से उधर से अपने नंबर बनाना चाहते हैं इमरान खान की तरफ से, और दूसरी तरफ से शायद उनको सर्व करना चाहते हैं जिनकी तरफ से उनकी ड्यूटी लगाई गई होगी, जैसे कि लोग समझते हैं। तो ऐसी सूरत में अली अमीन गंडापुर से आप ज़्यादा तवक्को ना करें। वो लेकिन ये स्ट्रेटजी क्या है मीर साहब, ये क्या स्ट्रेटजी है? लाहौर में भी हमने देखा कोई जो सरकर्दा रहनुमा है उनमें से कोई पहुंच नहीं पाया, ना तो असद कैसर साहब पहुंचे, ना मरवत साहब पहुंचे, ना अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे, और आज डी चौक में भी क्या सिर्फ कारकुनान को गोलियां या आंसू गैस के शेल खाने के लिए भेज दिया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि कोई लीडर बड़ा आके लीड करेगा इन्हें? शायद ज्यादा नहीं पहुंच पाए, कुछ ज्यादा किस्म के लोग होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन आम तौर पर किस तरह नहीं निकलेगी। और इमरान अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा है कि शायद इस महीने के अंदर ही, और अब IMF का जब कर्जा मिल गया है, हुकूमत ज्यादा सख्ती के साथ अपनी न सिर्फ ये कि अपनी इस्लाहात को आगे लेके चलेगी, बल्कि जो कुछ करना चाहती है वो कर बैठेगी। इस्लाहात भी शायद जुडिशल हो जाए जो तरामीम होनी है, और इसके अलावा अगर नहीं होता तो फिर सख्ती के साथ सिस्टम भी लपेट दिया जाए। यानी ये सब लोगों को डर है, खतरा है, और इसलिए ये लगता है ये महीना पाकिस्तान की तारीख होगा। बिल्कुल ऐसे नवंबर सूरत हाल बहुत बदल जाएगा। वैसे तो पूरा साल ही भारी रहा है पिछला, बल्कि और आने वाले नाजुक दौर से गुजरते रहे, और एक नाजुक मोड़ पाकिस्तान को दरपेश है। उम्मीद करते हैं खैर आफियत से महीना गुजरे। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, नासिर दावर थे, पेशावर की सूरत हाल बता रहे थे, और एक और अहम फैसला जिस पर हम पहले बात कर भी चुके हैं, तफसीलन बात करेंगे 63A की तशरीह के हवाले से फैसला। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि 63A पर बात होगी, तो 63A पर बात करते हैं आपको बताएं कि रुकने असेंबली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट भी शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजर सानी अपीलें मंजूर कर ली है, और सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है। बिल्कुल, और बेहतरीन तरीके से केस चलाने पर अली जफर समेत वकला को सराहा भी गया, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच था उसने मुत्तफिका तौर पे ये फैसला सुनाया है, जिसमें पीटीआई वकील अली जफर ने आखिरी दिन बायकॉट कर दिया था और बाद में अदालती मुआविन भी बन गए थे। तो दौरान समाअत क्या कुछ हुआ है, पहले एक नजर उस पर डालते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुनहरिफ रुकने असेंबली का वोट शुमार होगा। अदालत उस्मा ने फैसला सुना दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह का गुज़श्ता फैसला कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। जमहूरियत इसीलिए डी रील होती रही कि ये अदालत गलत इकदाम की तौसीक करती रही। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपीलों पर समाअत शुरू हुई तो पीटीआई वकील ने अपनी दरखास्त ही वापस ले ली। कहा बानी पीटीआई के मुताबिक बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है अदालत हार्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। जवाब में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खबरदार किया कि इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लग सकती है। आप क्यों एक फैसले से घबरा रहे हैं? दलाइल दें, शायद हम ये अपीलें मुस्तरद कर दें।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है? क्या सदर ने कहा था ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि कल यहाँ कहा गया कि पीटीआई के खिलाफ फैसला देकर देखें, क्या ऐसे डरा धमका कर फैसला लेंगे? अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी की अपीलें मुतफिका तौर पर मंजूर करते हुए आर्टिकल 63A की तशरीह का गुज़श्ता फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि वजूहात तफसीली फैसले में लिखी जाएंगी। तो आर्टिकल 63A की तशरीह का गुज़श्ता फैसला कलअदम करार दिया गया है। आइन को उसकी असल हालत में कहा जा रहा है कि बहाल कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद से सिद्दीक साजिद साहब मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, ज़रा तफसीलन बताएगा क्या क्या होता रहा इस केस में, क्या पेशरफ्त हुई है गुज़श्ता रोज़, बिलाखिर इसका तफसीली फ़ैसला सामने आ गया? जी, आपको मालूम है कि इस पर नज़र षानी की जो अपीलें थी ना सिर्फ वो पीपल्स पार्टी की जानब से थी बल्कि हुकूमत की तरफ से भी थी, और उसमें एक ही प्ली थी कि जो आर्टिकल 63A है उसको उसकी असल शख्स जो शक्ल है उसमें वो जो है वो बहाल किया जाए। अगर आप उस आर्टिकल को देखें उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई रुकन असम्बली जो है वो अपना पार्लिमानी जो लीडर है उसकी मंशा के बग़ैर वोट देता है वज़ीर आज़म के इंतखाब में, जो इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में, बजट की मंजूरी में या किसी आइनी तरमीम में, तो वो जो है वो डिसक्वालीफाई होगा। ये लफ्ज़ वहाँ पे लिखे गए, लेकिन ये नहीं लिखा गया था कि उसका वोट शुमार नहीं होगा। तो वो इसी वजह से, लेकिन जो पिछला फ़ैसला आया था, माजी का जो फ़ैसला था वो यही था, उन्होंने उनका वोट भी जो है वो शुमार नहीं किया। इस वजह से जो है वो फिर ये हुकूमत जो थी वो अपील में गई और उसके ऊपर जो फिर बेंच बना वो भी आपने देख लिया, उसके ऊपर जो इतराज़ात आए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन इतराज़ात के बाद सिद्दीक क्या आप साहब के, देखते हैं इस्लामाबाद के और हलकों जो में क्या चमगोयां जारी हैं क्रेडिबिलिटी के हवाले से? एक तो ये खुल के चीज़ सामने आई हुई है कि धड़ेबंदी है अदलिया के अंदर भी, जुडिशरी के अंदर भी, लेकिन इस फैसले के तस्लीम करने के हवाले से और इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से क्या बात हो रही है इस्लामाबाद? देखिए, फ़ैसला तो तस्लीम होगा, कोर्ट का फ़ैसला है, 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि धड़ेबंदी है, इख्तलाफ है, तकसीम है, तफरीक है, जजेस के अंदर नज़र आ रही है और वो राय खुल के भी सामने आ गई। और ये पहली मरतबा हुआ है कि जो कुछ मिनट्स आप देखते रहे हैं कि खल के वो चीज़ सामने आ गई कि इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद है, उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन फ़ैसला तस्लीम होगा, इसके ऊपर अमल दरामद होगा और पार्लियामेंट अब इसके ऊपर जो इजलास है दोनों ऐवानों के आइंदा चंद दिनों में आपको इसके ऊपर नज़र आ जाएंगे और वो हुकूमत ने इसके ऊपर जो है वो मुशावरत जो है वो शुरू कर दी है। और साथ ही साथ उसमें जो फिर ये मुजवज़ा जो आइनी तरामीम है वो लाई जाएंगी, ख़ास तौर पर जो आइनी अदालत है उसको पहले लाया जा रहा है, बाकी चीज़ें जो ये बाद में कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर आपको पता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से अदालती फैसले को गैर आइनी भी करार दिया गया है, वो कहते हैं खिलाफ है ये आइन के। इस हवाले से भी थोड़ा बताएगा, क्या पीटीआई के पास कोई तरीक़ाकार है अदालत से रुजू करने का, इसके खिलाफ कोई पिटीशन दायर करने का, कुछ किया जा सकता है? वो इसके ऊपर अब वो नजर षानी फाइल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि वो तो इस बेंच के ऊपर इतराज़ कर चुके थे। अब वो देखिए, ये आप जिस तरह मैंने कहा कि आप सुबह भी मैंने वो देखा, अगर आप वो खुद भी पढ़ लें ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आर्टिकल 63 जो ए है वो उन्होंने उसको असल शक्ल में बहाल कर दिया बस, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अदालत ने यही किया और उसमें कोई लफ्ज़ नहीं है कि वोट शुमार नहीं होगा। हाँ, उसमें ये है कि वो नाहली का रेफरेंस अगर जी अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अगला स्टेप अब यही है? 25 से पहले जिस मकसद के लिए सारी तशरीह हुई है उसकी क्लैरिफिकेशन हुई है, 25 से पहले या तो एक्सटेंशन मिलने जा रही है चीफ जस्टिस को या फिर नई आईनी अदालत बनने जा रही है, इस बारे में कोई क्लैरिटी हो सकी? जी, जो हमारी कल एक सीनियर वज़ीर से मुलाकात हुई थी, ये मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में कोई तोसीन नहीं हो रही। हाँ, ये होगा कि ये जो आइनी पैकेज जो है ये मंजूर हो गया, आइनी अदालत बन गई, तो हो सकता है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं वहाँ पे चीफ जस्टिस लग जाएं। उनकी मुद्दत जो है वो 3 साल करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है, लेकिन चूँकि अभी वो ड्राफ्ट अभी उसको फाइनल शेप दिया जाना जो है वो बाकी है। लेकिन ये है कि अभी वो जो पहले जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला एक फार्मूला था वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि उसके ऊपर मौलाना नहीं मान रहे। आपने पहले भी एक सवाल किया था सजाद मीर साहब से, तो मैं आपको एक खबर देता जाऊँ कि अभी मौलाना साहब वोट दें या ना दें, ये आइनी तरमीम होनी है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुकूमत का राब्ता हो गया है, पीटीआई के लोग हैं
6 लोग तो ऐसे हैं जो कि पक्का वोट देंगे पीटीआई के, वो इस वक्त 214 का फिगर है हुक्मरान इत्तेहाद का। 6 अगर वो आज़ाद वोट दे देते हैं तो 220 बन जाते हैं, बाकी 4 वोट चाहिए। हुकूमत का ये दावा है कि वो 4 वोट भी हमें जो है वो मिल जाएंगे और तो मौलाना की जरूरत नहीं पड़ने जा रही, आप ये कह रहे हैं सिद्दीक? दाखिल हो जाए। हुकूमत की पहली तरजीह है कि मौलाना साहब को साथ लेकर चला जाए, लेकिन अगर मौलाना नहीं मानते तब भी हुकूमत ये तरमीम कराएगी, पर्ची से पहले करवाएगी, और ये हो सकता है कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे पहले हो जाए, क्योंकि हुकूमत का इरादा है 8 या 9 को इजलास बुलाने का सेनेट और मामला आप असेंबली कह रहे हैं कि उससे पहले सेनेट में हुकूमत 5 की वोट कोशिश चाहिए, होगी वो सुलझा भी लिया मौलाना जाए। के हैं। लेकिन क्या अब ये कोशिश हमने पहले भी देखा, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब भी मिले, लेकिन मौलाना को राम नहीं किया जा सका। इस बार क्या ये कोशिश होगी नवाज शरीफ साहब की? हाँ, नवाज शरीफ साहब की एंट्री होने जा रही है, और क्या आसिफ जरदारी साहब भी कोई मुश्तरका कोशिश करेंगे उनको मनाने की? ये देखिए कोशिशें जारी हैं, और मौलाना की कल की अगर आप गुफ्तगू सुन लें तो आपको थोड़ा सा उनके रवैये में एक लचक नज़र आती है। पहले तो वो टोटली तौर पर इसके मुखालफत थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अगर करना है तो जल्दबाजी ना करे, SCO कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो कर ले। वो थोड़ा सा मार्जिन चाह रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम को मौखिर होना चाहिए। पीपल पार्टी ने एक काम ये किया, मौलाना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आईनी तरमीम को मौखिर होना चाहिए। वो जो बाकी मौलाना साहब जो आईनी तरमीम का एक पूरा पैकेज है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो आईनी अदालत वाला उसमें एक इशू है उसकी वो मुखालफत नहीं कर रहे। उसमें जो मैंने पहले आपको बता दी कि जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह वाला था उसकी मौलाना ने मुखालफत की थी, उसकी बिलावल ने भी मुखालफत कर दी थी, वो उसमें नहीं आ रहा। लेकिन आईनी अदालत के क़याम के ऊपर मौलाना प्रिंसिपली मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मुतफिक हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दे। बाकी जो जजेस की तकर्री है, बहुत शुक्रिया साजिद, हमें अपडेट कर रहे थे 63 की तशरीह के हवाले से। शौकत यूसुफ सही साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, ये जो मामला है एहतजाज वाला, इस पे बड़ा एतराज़ हो रहा है कि PTI का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी कोई स्टेट गेस्ट हो, गैर मुल्की मेहमान हो, आप एहतजाज की कॉल देते हैं, D चौक की इस्लामाबाद को घेर लिया जाता है, या एक ऐसा तासुर पैदा किया जाता है जिससे एक बुरा इमेज आता है पाकिस्तान का। तो आप समझते हैं कि एक ऐसी जमात जो आप कहते हैं पूरे मुल्क की जमात है, ये इल्ज़ाम उन पर लगे, और ये टाइमिंग आप समझते हैं दुरुस्त है एहतजाज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर ये एहतजाज की इजाज़त दे देते हैं, कोई सड़क ब्लॉक नहीं करते हैं, एहतजाज करना तो किसी भी जमहूरी इसमें कोई बुरा नहीं माना जाता। ये आपको किसने कहा है? मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी पूरा पाकिस्तान, आपने कॉल दी हुई है कि जहाँ जहाँ PTI के वर्कर्स हैं D चौक पहुँचें, तो जब पूरा शहर ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ पे आपके हज़ारों या लाखों कारकुनान मौजूद होंगे, तो मूवमेंट कैसे होगी? और जब मूवमेंट नहीं होगी तो क्या मैसेज जाएगा उस गेस्ट को या पूरी दुनिया को? आप मेरी बात पूरी सुन लें। जरूर। देखिए, पहली बात ये है कि एहतजाज का ऐलान हमने किया है, और हमारे जितने भी एहतजाज हुए हैं बड़े पुरअमन हुए हैं, लेकिन पर हुकूमत को, चूंकि ये जमहूरी हुकूमत तो है नहीं, इनको खौफ है, फॉर्म 47 की नालायक हुकूमत है, कोई विजन नहीं है इनके पास। ये जो इनको लगता है कि जी पुलिस के जरिए, डंडे के जरिए इनको कुचला जाए, खत्म किया जाए, रोका जाए। देखिए, अगर ये चीज अगर इनको 2 दिन पहले याद आ जाती और ये PTI के साथ राब्ता कर लेते तो शायद कोई रास्ता भी निकल जाता। लेकिन तो शौकत साहब, लेकिन हम लोग ये देखते हैं ना कि D चौक ही क्यों, कोई और जगह भी रखी जा सकती है। D चौक कोई धरने या एहतजाज की जगह तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि गेस्ट आया हुआ है तो थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे की जा सकती थी। एहतजाज ही करना है तो एहतजाज कुछ दिन बाद भी किया जा सकता था। फिर ये 4 और 5 की तारीखों में ही क्यों है एहतजाज की कॉल, और फिर पूरे पाकिस्तान को जमा करना, कल आज इस्लामाबाद में है तो कल लाहौर में भी है। ये भी थोड़ा देखें ना, टाइमिंग कितनी मैटर करती है। देखिए, मुझे भी बोलने देना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने एहतजाज का ऐलान किया है तो हमने इसलिए तो नहीं किया है कि कोई स्टेट गेस्ट आ रहा है हमने। और दूसरी बात ये कि आप कहें कि D चौक जो है एहतजाज की जगह नहीं है, क्या इससे पहले नहीं हो रहे थे एहतजाज? यहाँ पे कितने एहतजाज? इससे पहले भी PTI की जानिब से सबसे ज्यादा एहतजाज जो है वो D चौक पे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये एहतजाज की जगह है ना, पार्लियामेंट के सामने तो एहतजाज होता है ना, अवामी नुमाइंदगी कहाँ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट पे पुराने कपड़े लटकाना और तकद्दुस पामाल करना, ये भी ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है। PTV पे हमला भी, 9 मई का वाकया भी।
नहीं, अगर आप चार्जशीट के लिए मुझे बिठाया है तो ये बता देना पहले, तो ये चार्जशीट आप बता दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका मौके पे आने के लिए आप बिठाया। मुझसे पूछ कुछ और रहे हैं और आप अपनी चार्जशीट भी पेश कर रहे हैं साथ साथ, या तो बताएं कि हुकूमत की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। नहीं, शौकत साहब आप बताइए क्योंकि हमें नहीं आइडिया स्ट्रेटेजी आपकी। बता देना। नहीं फरमाइए फरमाइए, आप बोलें। मुझे पता है, मैं खुद जर्नलिस्ट रहा हूँ, इतने सवाल कर दूंगा आपके ऊपर कि आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना। नहीं सर, आप जर्नलिस्ट ना बने, आप पीटीआई के नुमाइंदे बन के हमें बताएं कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी है। आप फरमाइए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर ये लोग कंसर्न रखते, अगर इनको मुल्क की कोई फिक्र होती तो ये कम से कम सड़कें ना ब्लॉक करते। ये लोग वो पूरी दुनिया को बताते कि ये एहतजाज कर रहे हैं, हमने इनको इजाजत दी है। देखिए, हमने इतने जलसे किए, लेकिन आपने देखा कि एक दिन ये एनओसी देते हैं, दूसरे दिन एनओसी कैंसिल करते हैं, दफा 144 लगाते हैं, और फिर एनओसी देने के बाद कंटेनर लगाते हैं और सड़कें ब्लॉक करते हैं। तो ये क्या होता है? कभी आपने इस पे आवाज उठाई है कि आपने तो एनओसी दी, आप क्यों रोड ब्लॉक कर रहे हैं? क्यों लोगों को बिल्कुल तकलीफ दे सर, रहे हैं? शौकत साहब हम लोग तो पहले भी ये कहते हैं कि अगर हुकूमत कंफ्यूज नहीं है, हुकूमत डरी हुई नहीं है, तो हुकूमत को मार्जिन देना चाहिए पीटीआई को खुल के एहतजाज करने का, जलसे करने का। हम ये आवाज़ हमेशा उठाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मौक़िफ़ कुछ और है, क्योंकि हम लोग इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो वहाँ पर जब किसी स्टेट गेस्ट की आमद होती है तो उस वक्त इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करना कि नहीं हर सूरत में निकला जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आवाम है ना, 70%, वो तहरीक इंसाफ के साथ आज एहतजाज कर रही है। तो अगर ये जमहूरी मुल्क है तो इसमें अवामी राय को सुना जाए, उसको अहमियत दी जाए। ये तो सर समझते हैं तमाम सियासी लीडरान पहुंचेंगे पीटीआई के एहतजाज के लिए। देखिए ना, आज की बात तो नहीं है ना, ये तो पूरे हफ्ते से आपके वज़रा साहिबान एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आके दिखाए, फिर उसके बाद कंटेनर लगाते हैं। आज उनको जो है ना स्टेट गेस्ट याद आ गया। तो सर आज सारे लीडरान पहुंचेंगे डी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, देखिए हम अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम कोई अच्छा, हमने ये देखा है शौकत साहब, गुजारिश एक सुन लीजिए मेरी भी, वो ये कि हमने लाहौर के जलसे में देखा कि कोई भी बड़ा लीडर जिससे अवाम सुनना चाहते थे या जिनकी नुमाइंदगी वो चाह रहे थे, कोई भी नहीं पहुंचा। ना वज़ीर आला KP पहुंच सके, ना शौकत यूसुफजई, ना असद कैसर साहब पहुंचे, ना मरवत साहब पहुंचे। तो आज लीड कौन करेगा? क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि आप कारकुनान को गोलियां मरवाने के लिए या आंसू गैस के शेल खाने के लिए भेज देते हैं, खुद कोई नहीं पहुंचता। बॉर्डर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को भी आना चाहिए खान साहब के। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो सिर्फ लाहौर निकला था और लाहौर से इतना खौफजदा हो गए थे ये। और दूसरी बात ये कि अगर कंटेनर न लगाते तो हम सारे पहुंच जाते ना। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि रास्ते कारकुन पहुंच जाते हैं, आप क्यों नहीं पहुंच पाते? नहीं, देखिए कारकुन जो है ना, खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन तो सारे सड़कों पे थे। वो जो लोग थे वो लाहौर ही निकले थे। ये जो कहते हैं ना कि लाहौर ही नहीं निकलते हैं, लाहौर ही निकले थे, पंजाब निकला था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पिंडी दोबारा निकलेगा, इस्लामाबाद वाले निकलेंगे इंशाल्लाह, और हम पहुंचेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पीटीआई क़यादत के तमाम क़यादत के इस वक्त नंबर बन जा रहे हैं। हम तो मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे पीटीआई का कि पीटीआई क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या वो जमा होंगे या आज भी सिर्फ कारकुनान ही पहुंचेंगे, और क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी अगर गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें रोका जाता है। लेकिन तमाम जो क़यादत है उनके नंबर बंद है, मतलब सूरत हाल कुछ क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही। जैसा जुनेद ने पूछा भी कि क्या आज डी चौक पर सब पहुँचेंगे, लीडरान भी उसमें मौजूद होंगे या फिर नहीं? क्योंकि कारकुनान अगर तमाम रुकावटों के बावजूद पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल में लीडरान को भी पहुंचना चाहिए। देखिए पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं जाएंगे? जब हमने अनाउंस किया तो क्यों नहीं जाएंगे? सारे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अगर आप देखें, एक तो स्टेट के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, आप डंडा, गोली, आंसू गैस, ये सारे ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या आप अच्छा मैसेज देंगे? जो आप कह रहे हैं स्टेट गेस्ट आ रहा है, तो स्टेट गेस्ट के सामने आप ये सलामी देंगे क्या? अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे, अपने ही लोगों के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग फेंकेंगे? क्यों? यही तो इल्जाम है शौकत साहब के। गवर्नमेंट कह रही है कि ये लाशों की सियासत चाह रहे हैं, ये खून खराबा चाह रहे हैं और उस पर सियासत करना चाह रहे हैं। बात सुने, अगर हमने कोई पत्थर फेंक दिया तो बिल्कुल आप हमें कहें ना, हम तो पत्थर, हमारे पास तो पत्थर भी नहीं होंगे, हम तो वैसे ही आ रहे हैं। गोलियां कौन चलाएगा वो भी आपको नजर आ जाएंगी ना। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल आपका हक है, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो और पाकिस्तान नाखुशगवार की वाक़या सालमियत पेश को देखते हुए, अवाम की सालमियत को देखते हुए तमाम फैसले किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल जी, हम जो आज एहतजाज होने जा रहे हैं, जो कल एहतजाज की कॉल है, उसके पुरअमन होने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, उम्मीद जाहिर करते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो हालात बेहतर रहें। आगे बढ़ते हैं और अगला जो मौजू है वो कराची में बढ़ते हुए हेपेटाइटिस के केसेस हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, वालिदैन परेशान हैं, इंतज़ामिया क्या कर रही है? और इंतज़ामिया से हमेशा सवाल होता है, साफ़ पानी का मसला हो, गंदगी का मसला हो, और जो बेसिक वजह है हेपेटाइटिस के फैलने की, वो भी पानी के गंदा होना है। आप पानी बॉयल करके कहते हैं ना, पानी उबाल कर पीना चाहिए। तो हेपेटाइटिस बज़ाहिर फैलता भी इसी की वजह से है। और हम देखते हैं कि आर्सेनिक मिला पानी है, जंग आलूद पानी है जो टैब्स में कराची में आता है, जिसकी वजह से इस वक्त हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। ये कुछ अलामात भी है, आंखों का पीला होना, पेट और में दर्द शामिल है, और बुखार का होना, गले और जिस्म में दर्द भी हेपेटाइटिस ए की अलामात में शामिल है। और वैक्सीन और एहतियात से हेपेटाइटिस ए से बचा जा सकता है। हमारे साथ रबिया खान है, हमारी नुमाइंदा कराची से, वो हमें हॉस्पिटल की सूरत हाल बताएंगी। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये बीमारी का तदारुक कैसे किया जाए, किस तरह से बचाव इसका किया जाए। रबिया, सबसे पहले आप बताइएगा, आप अस्पतालों में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब तक कितने बच्चे रिपोर्ट होकर आए हैं हेपेटाइटिस ए के, और क्या वजूहात बताई जा रही हैं, किस वजह से बच्चों में इतनी तेज़ी से हेपेटाइटिस फैल रहा है? जी बिल्कुल, अगर वजूहात की बात करें तो वजूहात का जिक्र आपने भी पहले किया कि पानी का जो है वो ख़राब होना या उसमें जो है वो फुजले के मादे शामिल होना, उसके बायस जो है वो हेपेटाइटिस फैलने का ज़्यादा जो है वो खदशा होता है। इसके अलावा हाइजीन का भी ख्याल रखना वालिदैन के लिए बेहद ज़रूरी है, और कोशिश करें कि वो बच्चों की जो है वो निगहदाश्त के दौरान ये ज़रूर देखें कि अगर आपके बच्चे को कोई खाना भी खिला रहा है तो उसके हाथ जो है वो साफ़ होने चाहिए। दूसरा एक बड़ी वजह जो देखी जाती है, वो हम देखते हैं कि कराची में जो सब्जियां उगाई जाती हैं, अगर वहाँ भी जो है वो जो सीवेज का पानी होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो एक वजह जो है ये भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी जरा से मादे से भी जो है वो आप हेपेटाइटिस ए का शिकार हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स का कहना है कि की बुनियाद पर तकरीबन 4 से 5 जो बच्चे हैं वो हेपेटाइटिस ए मुब्तला होकर, यानी पीलिया में मुब्तला होकर। रबिया, क्या जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए वो दस्तयाब है अस्पतालों में, जितने मरीज सामने आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अस्पतालों में वैक्सीन जो है वो दस्तयाब है, लेकिन हेपेटाइटिस ए होने के बाद आप बड़े बच्चों में तो वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो पैदाइशी तौर पे जो है वो हेपेटाइटिस ए में मुब्तला होते हैं, तो उसके लिए हाइजीन का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। साथ साथ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपके बच्चों में अलामात हैं बुखार की, ख़ास तौर पर पसली के नीचे सीधे हाथ की जानिब जो है वो अगर आपके बच्चे को दर्द है तो जो है वो इम्कान जाहिर किया जाता है कि वो हेपेटाइटिस ए का शिकार है, और इस दौरान आपको जो है वो डॉक्टर से रुजू ठीक है, डॉक्टर से रुजू हमने किया हुआ है। रबिया का बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं प्रोफेसर साहब से इस बारे में तफसीलन बात की जा सके और रहनुमाई ली जा सके। डॉक्टर सईद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं वजूहात। एक तो पानी जो है, गंदा पानी का इस्तेमाल, वो वजह है, और क्या क्या वजूहात हो सकती हैं हेपेटाइटिस ए की, और फिर इसकी तरफ आएंगे कि बचा कैसे जाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इसमें मौजूद है। हेपेटाइटिस कई किस्म के होते हैं, कुछ हेपेटाइटिस ब्लड बॉर्न होते हैं, और जो आपने आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस ए, ये वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न हेपेटाइटिस ए, ये आलूदा पानी और खाने जो आलूदा खाना है इसके जरिए फैलता है। तो एक तो मेजर वजह आपने बताया कि पानी है, कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसके लिए क्योंकि सीवरेज लाइन और पानी की जो लाइन अक्सर मिक्स हो जाती है बारिशों के बाद, अमूमन आम हालात में, तो फजला से आलूदा पानी होता है वो इस ड्रिंकिंग वाटर में शामिल हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह जो स्कूल में जो खाने हैं, अक्सर बच्चे वहाँ चाट खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ भी हाइजीन बहुत आइडियल नहीं होता, और या तो खाना सही पता नहीं होता। यहाँ पर तो जाहिर है बड़े भी वही खाना खा रहे होंगे, उसी पानी में बनी हुई सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे, वही पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे, फिर एकदम से बच्चों में ही हेपेटाइटिस की तशखीस होना, ये कुछ अलार्मिंग नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को अटैक कर रहा है? और क्या इसकी वैक्सीनेशन जो होती है वो बचपन में जो बच्चों को कुछ वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं उसके अंदर भी मौजूद होती है? एक तो हमारा वैक्सीन का जो रिवाज बहुत कम है, लोग बहुत कम वैक्सीन लगाते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जो फ्री वैक्सीन लगाती है वही मैक्सिमम वो लगा लेते हैं। खुद से वालिदैन बहुत कम, उनको पता भी नहीं होता, और फिर अगर पता हो तो दस्तयाबी का मसला होता है या
वैक्सीन की बात की है। तो वैक्सीन बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, ये इस पर अवेयरनेस के बारे में मजीद काम करना चाहिए। वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि स्कूल जब बच्चे जाएँ तो उनको साफ खाना घर से बना के दें, उसको पानी साफ सुथरा पानी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप पानी को उबाल के इस्तेमाल करने से अगर वो बहुत ज़्यादा आलूदा है, या आप जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवरेज की लाइन पानी की लाइन से मिल के आ रही है, तो क्या इतने आलूदा पानी को भी बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे तो उसके जरासीम से पाक किया जा सकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है और ये सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पेट की जो बीमारियाँ हैं, टाइफाइड है और भी डायसेंट्री की बीमारियाँ है, वो इसके जरिए फैलता है। और ये मुकम्मल जो है तो हर साल हर वक्त ये मसला रहता है और इससे मतलब जाहे बजाय हम आगाही दे रहे होते हैं जी। तो पानी तो ऐसा हो नजर में साफ हो, नजर आने में साफ हो और उसके बाद भी उसको अगर जाहिर तौर पर गंदा है तो बॉयल करने से भी वो साफ नहीं होगा। जाहिर बात है ये गंदा पानी जो है कोशिश करनी चाहिए कि उसको फिल्टर किया जाए और फिर जाके वो और उसके बाद इस्तेमाल किया जाए। तो वालिदैन का बहुत अहम रोल है। गवर्नमेंट अपने से कोशिश कर रही होगी, बच्चे तो हमारे अपने हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जाहिर है हुकूमत के साथ साथ वालिदैन का भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें कि वो अपने बच्चों को साफ़ सुथरा खाना दें। बहुत शुक्रिया आपका, रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी शुक्रिया। इस वक्त जो हम लोग बात करते हैं कराची के मसाइल की, तो उनमें जो एक सबसे बड़ा मसला है उसमें पानी का साफ़ ना होना है। जो घरों में पानी इस्तेमाल के लिए जाता है वो आर्सेनिक वाला पानी है, जंग आलूद पानी है और फिर साथ में जो अभी बताया जा रहा है सीवरेज की लाइनें मिलकर जा रही हैं। तवील अरसे से हम K4 मंसूबे के बारे में सुन रहे हैं, कब वो पाया तकमील तक पहुंचेगा, कब ये मसला जो है ये दूर होगा और कब इन बीमारियों से बचा जा सकेगा। हम बस इंतजार ही कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत होश के नाखून लेगी और इस सिलसिले को संजीदगी से लेगी। इसका और वालिदैन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बच्चों को पानी पिला रहे हैं या जो खाना खिला रहे हैं कम से कम उसको उबाल फिल्टर से उसको साफ पानी पिलाएं ताकि इन बीमारियों से मूजी अमराज से बचा जा सके। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये मुहावरा बड़ा मशहूर है, बहुत लंबी ज़ुबान है, कैंची की तरह चलती है। अच्छा वो एक मुहावरा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन लंबी ज़ुबान के बारे में हमने एक चीज़ मेरे ख्याल में कोई ऐसी रिकॉर्ड भी देखा था जिसमें लंबी ज़ुबान थी। अब ये मोटी ज़ुबान वाला रिकॉर्ड कायम किया, चौड़ी ज़ुबान का रिकॉर्ड बनाया। नहीं ये मोटी ज़ुबान है। हाँ, चौड़ी कह लें या मोटी कह लें, चौड़ी ज़ुबान वाली खातून के बारे में भी बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दुनिया की सबसे मोटी ज़ुबान वाली खातून ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उसने, आप देख सकते हैं कि इंची टेप के साथ अपनी ज़ुबान को मैयर किया है और फिर राब्ता किया गया है जिस वक्त। अच्छा ये मुंह के अंदर पूरी कैसे आ रही होगी? 5.44 इंच मोटाई है इस ज़बान की। खाना किस तरह खाती होगी? बिल्कुल, मतलब मुंह में सिर्फ ज़बान ही रहती होगी, फिर तो दांत शांत सब कुछ निकाल के बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी मोटी। और इन्होंने ये अमरीकी रियासत ऑरेगन से ताल्लुक़ रखने वाली जेनी डोरेंडर से इन्होंने हासिल किया है ये एजाज़, जिन्होंने रवां बरस की इब्तिदा में ज़बान की 5.21 इंच की पैमाइश के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ये अजीब अजीब रिकॉर्ड जो वो कायम हो रहे हैं। अच्छा ये बस लोगों को शौक होता है कि उनका नाम दर्ज हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही तस्वीर आ जाए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इस तरह के मुनफरिद और अनोखे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनते रहते हैं और हम उससे आपको आगाह करते रहते हैं। तो ये मोटी ज़ुबान वाली खातून का एक नया रिकॉर्ड बना जी। और आपने तस्वीर भी अपने टीवी स्क्रीन पर देखी होगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत से अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। अजीम वेलकम बैक, और एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उसमें इस वक्त मुख्तलिफ महाज चल रहे हैं। एक तो इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का टेस्ट मैच, साथ में ख़वातीन की जो टीम है उनका दुबई में आगाज़ हो चुका है T20 वर्ल्ड कप का, और पहला जो आगाज़ है श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने फातिहाना किया। इससे पहले को कि जो प्रैक्टिस मैच थे उसमें नाकामी हुई थी। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो बहुत से चैलेंजेस हैं आगे, चैंपियंस कप भी है, पाकिस्तान ने दौरे करने जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के, तो बहुत कुछ है क्रिकेट में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम बेहतर परफॉर्म। बिल्कुल जी, और हमारे साथ हमारे सदीकी साहब हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे ही बात करते हैं इस हवाले से कि वो क्या
बताते हैं हमें। हमारे सिद्दीकी साहब वेलकम टू शो कहेंगे आपको। पहले तो ये बताएं कि हम लोग देख रहे थे कि हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो खासी कमज़ोर नज़र आ रही थी टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और जिस तरह उन्होंने श्रीलंकन टीम को अपने सामने टिकने नहीं दिया बल्लेबाजों ने, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और हम लोग मुबारकबाद भी देंगे अपनी टीम को कि जाहिर है फातिहाना आगाज़ हुआ, जो एक खुशी की लहर महसूस की जा रही है कि क्रिकेट में ख़वातीन ही सही कमबैक तो हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी न्यूज़ आज के दिन के हवाले से। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप है T20 का, उसका आगाज विक्ट्री के साथ किया। न सिर्फ विक्ट्री बल्कि श्रीलंका एशियन उसको शिकस्त देने की अच्छी अचीवमेंट है। तो प्रिपरेशंस की बात होती है तो इससे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक बड़ी जबरदस्त सीरीज खेली। वो ऑल्दो वो सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीती, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स का वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो एक्सपोजर बहुत आपको फाइन ट्यून करना होता है अपने आप को। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कैप्टनसी चेंज हुई है, फातिमा सना कैप्टन आई हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग में फीयरलेस क्रिकेट खेलती हैं जाके, और फिर बॉलिंग आपको नजर आया कि जबरदस्त। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर थी। एक तो 116 रन को इतने ज्यादा नहीं थे, वो भी आप 31 रन से जीत रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छा कंटिन्यू किया और मैच जीता अपने लिए। उम्मीद करते हैं ये जीत का तसलसल आगे भी जारी रहेगा। अब आते हैं जरा लड़कों की तरफ। एक तो बड़ी डेवलपमेंट है, बाबर आजम ने वनडे की कप्तानी से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। वो कह रहे हैं कि वो अपने खेल को बेहतर करना चाहते हैं, बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं। वाकई में यही मामला है या फिर प्रेशर था बोर्ड की तरफ से इतना कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा? हमाद भाई देखिए, प्रेशर तो था, इसमें तो कोई शक नहीं। जब भी फॉरेन कोचेज आते हैं तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल कहते हैं ना 360 डिग्री वो टर्न चाहते हैं कि जो पिछला सेटअप था उसको इग्नोर करते हैं, जो एजेड प्लेयर्स हो रहे होते हैं उनको निकालना शुरू कर देते हैं। हम इंडिया की जॉन राइट और उन्होंने आपके साथ एजेड प्लेयर्स को साइड पे करना और यंग प्लेयर्स के साथ वो एक नई टीम बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, बाबर आजम 1 साल पहले दोबारा उन्हें कैप्टेंसी दी गई थी शाहीन शाह की, लेकिन फिर वही प्रेशर इस बोर्ड में, पहले वकार यूनुस को डायरेक्टर बनाया गया, फिर डायरेक्टर के बाद से वो हटा के फिर वो मेंटोर, फिर ड्यूरिंग द चैंपियनशिप पाकिस्तान वनडे चैंपियनशिप में हमारे 2 मेंटोर जो है वो चैंपियनशिप को छोड़ के अमेरिका चले गए चैरिटी। तो आपको नजर आना चाहिए सीरियसनेस क्या है, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को या अपने पर्सनल को। तो हमारे साथ इस वक्त कौन सा बड़ा नाम है या बड़ा उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है, या फिर हम देखें तो गैरी क्रिसन का कोई फेवरेट है जिसको कप्तानी मिलने जा रही है? वो नए प्लेयर्स को भी लाना चाह रहे हैं, क्या कोई नया प्लेयर भी कप्तान बन सकता है? देखिए, अगर आप नया इधर उधर बिला वजह टाइम जाया करें, बेहतर ऑप्शन इस वक्त जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है मोहम्मद रिजवान। आपने टेस्ट टीम में डिसाइड किया कि हमें शान मसूद कैप्टन बनाने, जो भी उसका रीजन है, हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर, लेकिन वनडे में या T20 में मोहम्मद रिजवान से अच्छा कैप्टन कोई नहीं है। वो टीम को किस तरह जले अपने साथ लेके जाता है और फिर रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये नहीं कि रिजवान को कैप्टन बना दिया, मुल्तान सुल्तान टाइटल भी जीत रहा है, फाइनल तक भी पहुंच रहा है, तो ऐसे नहीं पहुंच रहा, कंसिस्टेंसी नजर आती है। तो रिजवान बेटर ऑप्शन है। आपको लगता है उनमें पोटेंशियल है, उन्हें बनना भी चाहिए? अच्छा हमाद भाई, एक चीज हमने देखी है कि ये जब से मसला शुरू हुआ है धड़ेबंदी का, ग्रुपिंग का, उसकी बड़ी वजह ये थी जब बाबर को हटाया गया, शाहीन को लाया गया, उसके बाद फिर वापस ली गई उनसे कप्तानी, तो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गई टीम। उसकी वजह से आज तक वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम दुनिया भर में देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स कप्तानी के बगैर भी परफॉर्म करते हैं। विराट कोहली की मिसाल है हमारे पड़ोस में, वो भी तो रोहित शर्मा की कप्तानी में परफॉर्म कर रहे हैं और अपने आप को मनवा रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पाते ये? बिल्कुल, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये सारे कैप्टन रहे और फिर उसके बाद से कैप्टनसी छोड़ के एज ए प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल खेले। जो उनकी प्राइम जॉब है बीइंग ए बैट्समैन, आपको डिलीवर करना है। तो बाबर आजम के ऊपर से मैं कहूंगा बहुत अच्छा, हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए और बाबर आजम एज ए बैट्समैन, जो उनका एक है ना कि सारी दुनिया के फैबुलस 4 अगर हम कहें टॉप 4 बैट्समैन, तो बाबर का उसमें शुमार होता है। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, प्रेशर था, बहुत सारे रीजन थे, पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल रही थी। अब इंग्लैंड की टीम आ रही है और इंग्लैंड के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो स्पिनिंग विकेट है। वो हमें नजर आ गया कि बेसबॉल क्रिकेट सारी दुनिया खेल रही है, पाकिस्तान उसको मैच नहीं कर सकती। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है ना कि हम 5 रन पर ओवर की रन रेट से टेस्ट क्रिकेट में खेल सके। वनडे में खेले और बात है, लेकिन
5 डे क्रिकेट को देखते हैं, ये ना हो कि हम एक सेशन में ही आउट हो जाए। अच्छा हमारे साथ एक और चीज़ भी है ना कि बार बार कप्तान भी चेंज होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि कप्तान का बार बार तब्दील होना भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर असरअंदाज होता है। इस बार जो बोर्ड है वो बैठकर कोई बेहतर फैसला कर पाएगा, कोई ऐसा कप्तान दे पाएगा जो कि थोड़ा लंबा अरसा तक चल सके टीम को लेकर? देखिए बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो कैप्टन को कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन को खुद भी डिलीवर करना। यहाँ पे शान मसूद की परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो खाली बहैसियत कैप्टन खेल नहीं पाएंगे जब तक कि वो खुद एज ए बैट्समैन ना परफॉर्म कर सके। अच्छा कुछ और भी रूमर्स चल रहे हैं हमारे सब के। पहले भी बाबर आजम ने इसलिए कप्तानी छोड़ी थी क्योंकि उन्हें तमाम फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए थी। क्या इस बार भी कुछ ऐसा रौला तो नहीं है कि उन्हें तमाम फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए इसलिए वो ये कप्तानी छोड़ के एहतजाजन पीछे हटे हों? नहीं, वो पुरानी बात होगी, हो सकता है उस वक्त ऐसी बात रही हो, लेकिन अब क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो गया। मोहम्मद यूसुफ जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, तो ऐसे रेजिग्नेशन क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे मोहम्मद यूसुफ की रेजिग्नेशन ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे उन प्लेयर्स को टीम में शामिल करने दिया जाए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास की बात करें, कामरान की बात करें, तैयब ताहिर की, जिससे सिलेक्शन कमेटी। इंग्लैंड जाते जाते बता दीजिए, इंग्लैंड के साथ अब मैच है, जो बांग्लादेश के खिलाफ होना था वो तो हो चुका, अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? लगता है कि शान मसूद और उनकी टीम परफॉर्म कर पाएगी, बेहतरी ला पाएगी अपने खेल में? देखिए जिस तरह हम बुरी तरह एक्सपोज हुए अगेंस्ट बांग्लादेश उसी तरह बुरी तरह एक्सपोज हुआ अगेंस्ट इंडिया। 5 दिन का टेस्ट मैच, 2 दिन बारिश हो गई, सिर्फ 172 ओवर्स में लेस देन 2 डेज में रिजल्ट आ गया। तो टीम डिफरेंट स्टाइल में खेल रही है। इंग्लैंड बिल्कुल इस अंदाज में खेलेगा, तो हमें उनको स्लो डाउन करने के लिए स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिद महमूद को भी पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है, साथ साथ नुमान है, तो एक्सपीरियंस बॉलर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट। रविचंद्रन अश्विन इंडियन स्पिनर, एक्सपीरियंस की वजह से उसने ना सिर्फ बैटिंग में 100 स्कोर किया, बॉलिंग में ही आल्सो कैप्चर्ड 9 विकेट्स। तो हम नए प्लेयर्स को उस वक्त तक में ना लाएं जब तक कि उनका लेवल उतना हो जाए। उनको बिल्कुल ग्रूम किया जा सकता है, लेकिन ऐसी मेजर सीरीज जब आती है तब आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो टफ आपके लिए डिलीवर करके दे सके। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे हमाद सिद्दीकी साहब, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम मिल के खेलेगी, पाकिस्तान के लिए खेलेगी और अपने खेल में बेहतरी लेकर आएगी ताकि उन पर जो उंगलियां उठ रही हैं उसमें कुछ कमी हो सके और शायकीन को एक अच्छा खेल देखने। बिल्कुल, और हम अपनी वुमेन टीम को कहेंगे कि जमकर खेलें और इसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर करते जाएं। हम आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर में जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जहाँ पर इंसानों के हकूक़ की बात की जाती है, वहाँ पर जानवरों के हकूक़ की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और हर साल 4 अक्टूबर को ही ये दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि जो पालतू जानवर हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। और यही नहीं, सिर्फ पालतू जानवर, बाहर और बहुत सारे जानवर हैं जो जूज़ में रखे जाते हैं या बाहर उनसे बहुत सारे काम लिए जाते हैं। तो जो सर्कस में काम कर रहे हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, जो रेस्क्यू इदारों में और हंगामी टीमों के साथ काम करते हैं, वो तमाम जानवर, उनके हकूक़ क्या हैं और किस तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं, शोबिस के सितारे हैं, वो भी पेट्स रखना पसंद करते हैं, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। और आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान की अगर बात करें तो 1990 में जानवरों पर फिल्म के ख़िलाफ़ बिल भी मंजूर किया गया था, जिसके तहत ऐसे किसी फेल पर जुर्माना और सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जानवरों से बसलूकी और उन पर जुल्म, तशद्दुद और मुख्तलिफ सूरतों में उनका इस्तेहसाल किया जाता है। मेरे ख्याल में जो बच्चे हैं ना, उन्हें बचपन से अगर ये ट्रेनिंग दी जाए, जानवरों से प्यार करना सिखाया जाए, उनका एहसास करना सिखाया जाए, तो इसमें कमी लाई जा सकती है, इसका खात्मा हो सकता है। क्योंकि अगर बड़े बच्चों को किसी चीज़ से रोकेंगे नहीं और ख़ुद वो चाहे वो कुत्ते हों, जो आवारा कुत्ते हम गली मोहल्लों में देखते हैं, उनको पत्थर मारेंगे या बिल्लियों के ऊपर तशद्दुद करेंगे, उन्हें मारेंगे, और ये तो हमारे मज़हब के अंदर भी है, बिल्ली को मारने से मना किया गया। इसी तरह दीगर जो जानवर हैं, चाहे वो चिड़ियाघर के अंदर हों या आसपास रखे जाने वाले पालतू जानवर हों, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कहा जाता है कि जानवर जो है वो भी हकूक़ रखते हैं, तो उनके हकूक़ उनका ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम इंसानों के हकूक़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो हमें जानवरों के हकूक़ की भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ शोबे सितारों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि शोबिस तारों से भी आपकी मुलाकात होगी। फिल्म की जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है या म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इसमें जो आने वाले चेहरे पहले से मौजूद हमारे स्टार्स में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी कहानी और कामयाबी का सफ़र जो है वो नौजवान नस्ल के लिए मुतासिरकुन होता है और वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, उन जैसा बनना। ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी शख्सियत होती है जिनको हम रोल मॉडल भी बनाते हैं। हमारे बच्चे इन्हीं स्टार्स को देखते देखते बड़े होते हैं और फिर इन्हीं स्टार्स के नक्शे कदम पर चलते चलते कुछ तो अदाकारी में आना चाहते हैं, कुछ इनकी लाइफ की तरह इन्हीं की जैसे जीना चाहते हैं। तो हमारे साथ भी आज मौजूद है अरीबा तारमिज़ी, अदाकारा हैं हमारे साथ, उभरती हुई अदाकारा। और जब से इन्होंने आगाज़ किया है, कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की और अब वो किस मकाम पर पहुंची हैं तमाम तर स्ट्रगल के बाद, ये उन्हीं से हम जानते हैं। वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने आगाज़ किया, आप बता रही हैं कि आप अमेरिका में स्टडीज़ कर रही थी और डॉक्टर हैं आप, और फिर एकदम से काया पलट कैसे हुई कि आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, आपने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया और आप ड्रामा अदाकारी में आई, ये कैसे हुआ? असल में मैं जब पढ़ रही थी तो वहाँ पे मैंने ब्रॉडवे किया था, शिकागो के नाम से एक प्ले है, एंड वहाँ से एक्चुअल आगाज़ हुआ था एक्टिंग का। आई रियलाइज़ कि मैं अदाकारी कर सकती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत पढ़ाकू और किताबी कीड़ा टाइप का बच्चा थी। तो आई डिड माई थिएटर ओवर देयर, और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान मूव हुई 2021 में, तो तब कोविड था और इस्लामाबाद में इंडस्ट्री थोड़ी सी शिफ्ट कर रही थी फ्रॉम कराची, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस थे, सो दे रीच्ड आउट टू मी। सबसे पहले मैंने इमरान ज़क आज़मी के साथ काम किया जो मूवीज़ बनाते हैं लाइक जानान। उमूमी तौर पे अरीबा, हम देखते हैं कि यहाँ से लोग जो एक्टिंग का आगाज़ करते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो बाहर जाएँ, हॉलीवुड में या दीगर इंडस्ट्रीज़ में काम करने का उन्हें मौका मिले। तो आप अमेरिका से यहाँ पर आई, इसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थी। सबसे पहले तो बिकॉज़ मेरी फैमिली इधर होती है, और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि अपनी ज़बान में इमोशंस को पोर्ट्रे करना बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हाँ, रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कोई अगर अंग्रेज़ रो रहा होगा स्क्रीन पे, मैं शायद उसकी इमोशंस को इस तरह अंडरस्टैंड ना करूँ जितना मैं अपनी ज़बान में किसी की इमोशंस को अंडरस्टैंड करूँ। तो दैट वाज अनदर रीज़न। एंड आई थिंक जब भी आप कोई किरदार करते हैं, वो भी एक एडवोकेसी होती है। आप कहीं ना कहीं किसी मुद्दे के ऊपर, किसी उन्वान के ऊपर आगाही भी क्रिएट कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि मैंने जितने भी ड्रामाज में काम किया है, हमेशा वो स्टोरीज़ ऐसी रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे काम भी ऐसा मिला और कैरेक्टर्स भी ऐसे थे जिनसे बहुत लोगों को सीख भी मिली, मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं समझती हूँ कि एक एडवोकेसी भी होती है, आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर होम। अरीबा, आपके काफ़ी चर्चे सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं और क्वीन के नाम से भी आप मशहूर हैं सोशल मीडिया, तो क्यों ना वो क्लिप्स अपने नाज़रीन को भी दिखाएं, फिर इस पे बात करते हैं। तो क्या इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली? और हम देख रहे हैं कि आपकी उर्दू भी काफ़ी क्लैरिटी मिले आपको। कहाँ से है ये? मेरा ताल्लुक बड़े अदबी घराने से है, तो उर्दू तो वो कहते हैं विरासत में मिली है मुझे, क्योंकि मेरी नानी खुद शायरा थी और मेरी जो ददियाल है दे हैव ऑल बीन टीचर्स। तो बचपन से ये था कि मेरी फुप्पो, मेरी नानी या मेरे दादा मेरे लिए तकरीरें लिखा करते थे। मुझे बहुत उन्होंने प्रमोट किया इस चीज़ को, सपोर्ट भी किया कि मैं मुशायरे भी करूँ स्कूल में, टैबलोज भी करूँ, ड्रामाज भी करूँ, स्पीचेस भी। तो आई थिंक उर्दू उस तरह अच्छी हुई। एंड एक्सप्रेशंस, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक खुदादाद सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला ने आपको दी होती है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कभी आइडियलाइज भी करती हैं किसी को जिसको देख के आपको सीखने का मौका मिला हो इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में? डेफिनेटली। मैं पाकिस्तान में, मुझे सज्जल अली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं मतलब मैंने ऑलमोस्ट 10 years, फॉर द पास्ट 10 years आई फॉलोड हर जर्नी, फॉलोड हर वर्क। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, मुझे जो एक मेथडोलॉजी है एक्टिंग की और जिस तरह वो इतना नेचुरली करती हैं। अच्छा, कोई ऐसा रोल जो अभी तक आपको ना मिला और आपकी ख्वाहिश हो कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए, जो मैं दिल से करूं या लोगों को दिखाऊं इसमें? मैं करना चाहूँगी मुझे दो कैरेक्टर्स करने का बहुत शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि अब हम ना कोई ऐसे ड्रामास बनाएं, जैसे आपको पता है कि आज जानवरों से मोहब्बत का और उनके हकूक़ का आलमी दिन है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ पे बात करने के लिए बहुत ज़रूरत है और उस पर एक ड्रामा बनाना चाहिए जिसमें मुझे कोई कैरेक्टर दें, जिसमें मैं एक ऐसा किरदार करूँ जो जानवरों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं। क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आयशा चंद्रीगढ़ से, जो कि एक फाउंडेशन
फाउंडेशन रन करती हैं कराची में फॉर एनिमल्स। आपको पेट से मोहब्बत भी है? बहुत ज़्यादा। मैं नोन एज अ क्रेजी कैट पेट रखा भी हुआ है? जी, मेरे पास 4 बिल्लियाँ हैं माशाल्लाह, 4 बिल्लियाँ रखी। अच्छा, आपको उम्र यार मूवी की भी ऑफर हुई थी और बिल्कुल। हमें ये सुनने में मिला कि आपने उस मूवी को करने से इनकार कर दिया था। वजूहात क्या थी? स्टोरी पसंद नहीं थी उसकी, कास्ट जो थी उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दे आर ऑल लवली पीपल। और असल में 2021 था जैसे मैंने आपको बताया, एंड एट दैट टाइम व्हेन दे वर शूटिंग द मूवी माय फादर हैड जस्ट पास्ड अवे। तो क्योंकि मेरी वालदा इद्दत में थी और मेरे फादर की आई वाज ग्रीविंग एज वेल, तो उस वक्त मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा रुक जाती हूँ बिकॉज आई वाज स्टिल इन दैट प्रोसेस ऑफ ग्रीफ। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी जब उसका प्रीमियर हुआ, आई अटेंडेड इट इन लाहौर एंड आई सपोर्टेड एवरीबडी बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा बिजनेस करना चाहिए था या लोगों का रिस्पॉन्स वैसा रहा नहीं? कुछ कमी मुझे लगता है कि हाँ, रिस्पांस वैसे बहुत अच्छा था। यू नो आई वाज क्योंकि लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, लेकिन शायद उनको उस तरह की एक्सपेक्टेशन जो उनकी थी वैसा कुछ मिला नहीं मूवी में। असल में पाकिस्तानी जो ऑडियंस है ना, वो शायद अभी तक फिक्शन के लिहाज से ना इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इंक्लाइनेशन नहीं है कि हम फिक्शन को देखें शौक से या साई-फाई मूवीज़ को देखें। हमने उम्र यार को एज फेबल्स पढ़ा है बचपन में। ये कहते थे ना उम्र यार की जंबील, मतलब उसमें से कुछ भी आप निकालें तो आपको मिल जाता था, लाइक अ मैजिशियंस हैट, बट वो बच्चों की फेबल्स थी। दिस उम्रो यार वाज मोर लाइक ड्रीम लैंड, एक ख्वाबों की दुनिया है जहाँ पे डीमंस भी हैं और वो दे प्रेइंग ऑन पीपल, और फिर कुछ अय्यार हैं जो कि दुनिया को बचाए रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस का है, लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक इसको ज़्यादा मिलना चाहिए था प्रेज। अपना जर्नी कैसा रहा? कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? और जिस तरह से हम देखते हैं, हमें कहा जाता है, बताया जाता है कि इस फील्ड में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़ाहिर है कुछ तो एक खुदादाद सलाहियत होती है, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी मौजूद सितारे हैं उन्हीं को मौके दोबारा मिलते हैं। नए चेहरों को उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिलती है। जिस तरह से हम देखते भी हैं बहुत सारे सितारे जो वो दब कर रह जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि सीनियर्स ने आपको दबाने की कोशिश की हो, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी हो खुद को सामने लाने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं क्रेडिट करूँगी सबको जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, ऑन सेट भी ऑफ सेट भी, क्योंकि मेरे साथ माय सीनियर्स हैव बीन सो सपोर्टिव, दे मेड स्पेस फॉर मी। आप बिल्कुल सही बात करिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है कि उनको जगह बनाने में बहुत दिक्कत, बहुत मसाइल पेश आते हैं। मैं इसमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ दैट आई डिडंट गो थ्रू दैट प्रोसेस। मेरा स्ट्रगल जो था मोर लाइक एक पर्सनल स्ट्रगल था कि क्योंकि मैंने पढ़ा इम्यूनोलॉजी और मेरी फैमिली का ये था कि आप इसी को परसू कीजिए, आप क्यों एक्टिंग, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज़ अ नर्ड इन माय फैमिली, तो फॉर देम आर्टिस्ट्री इज़ नॉट अ वेरी आइडियल प्रोफेशन। तो वो एक आपको होता है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस में आप चले जाते हैं कि जो मैं कर रही हूँ इसकी क्या सस्टेनेबिलिटी है मेरे इस फ्यूचर की या नहीं। वो एक स्ट्रगल था, बट एट वन पॉइंट आई रियलाइज कि व्हेन आई एम एट द एंड ऑफ माई लाइफ, मैं नहीं चाहती मेरे कोई रिग्रेट्स हो या कोई ऐसी यू नो अनफुलफिल्ड ख्वाहिशात हों जिन पे मैं चाहती क्या है, टारगेट्स क्या हैं, और ज़्यादा कंफर्टेबल आप खुद को किस में महसूस करती हैं? ड्रामे में, मूवीज़ में? और मूवीज़ में आप किस तरह के कैरेक्टर में खुद को देखती हैं? अभी तक तो मूवी का, क्योंकि बिकॉज आई डिडंट डू उम्र यार और उसके बाद मुझे कोई मूवी की ऑफर नहीं आई, तो इफ़ इट कम्स देन आई विल डेफिनेटली ट्राई, बट वो एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड सा फैसेट है मेरी लाइफ का। बट आई लव डूइंग ड्रामाज, क्योंकि जो आपकी एक कनेक्टिविटी होती है ना विद द ऑडियंस, एंड इवन ऑन सेट वी हैव सो मच फन, एंड यू नो एक बहुत बड़ी टीम का यू नो एक मुश्तरका काम होता है, वी ऑल वर्क टुगेदर इन सिनर्जी। तो मुझे आई जस्ट लव दैट एनवायरनमेंट, मुझे सेट पे बहुत मजा आता है। आई थिंक तो आप ये कहती हैं कि जो आपके अदाकार साथी हैं वो आपके लिए बड़े सपोर्टिव हैं, इसलिए आपको उतनी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी है, उन्होंने आपको फौरन ही कबूल कर लिया इस इंडस्ट्री के अंदर। आने वाले दिनों में जिस तरह से जुनैद ने भी पूछा कि क्या प्लान्स हैं आपके, कोई और ड्रामे भी पाइपलाइन में हैं जिनकी तरफ से आपको ऑफर है, जो आप साइन कर चुकी हों, जिन पे आप काम करना चाहते हैं? मैं डेफिनेटली परस्यू करूँगी ड्रामास को, बट फॉर नाउ क्योंकि मैं अभी अपनी रिसर्च कर रही हूँ वायरल इम्यूनोलॉजी में, और मेरा सारा काम जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पर है, लिवर कैंसर पे। अच्छा। तो अभी फॉर नाउ माय फोकस इज टू कंप्लीट माय रिसर्च। अच्छा, पॉडकास्ट भी तो कर रही हैं आप, पॉडकास्ट भी तो कर रही हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा है? वो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जिनके साथ मैं पॉडकास्ट करती हूँ, जो होस्ट है उमर सलीम, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और ही इज़
वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल आई नो। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिस तरह वो बहुत विटी हैं, मतलब फ़ौरन से जोक्स बना भी देते हैं, जुगते भी मार बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर स्क्रिप्ट के। हाँ, फिल्बदी बोलते हैं। और इतना हम आई डोंट नो, आई थिंक मुझे ज़िंदगी में किसी और के साथ काम करके इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मुझे उमर के साथ आता है। एंड उस पॉडकास्ट को जितनी मोहब्बत मिली है, यू नो, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट हमारे यू नो नेबरिंग कंट्री से भी, इंडिया से भी, और जहाँ भी उर्दू या पंजाबी समझी जाती है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। एंड आई गिव ड्यू क्रेडिट टू उमर सलीम, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में कॉमेडी पॉडकास्ट का, बिकॉज पीपल वर डूइंग पॉडकास्ट के। कॉमेडी करना पसंद है आपको वैसे? मुझे बहुत अपने पसंद कैरेक्टर्स है, मुझे बहुत पसंद है कॉमेडी, क्योंकि देखिए ज़िंदगी बहुत कुछ तल्ख एक्सपीरियंसेस लाती है लोगों के लिए। और वैसे भी पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं कि कॉमेडी की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा तो हंसाने की ज़रूरत है। अरे नहीं, आपको कॉमेडी किरदार पसंद है या फिर रोने वाले के जिसमें थोड़ा सैड होना पड़े, नेगेटिव पसंद है या पॉजिटिव पसंद है? किस तरह के किरदार आपको ज़्यादा पसंद? किरदार मुझे, आई थिंक मुझे हर किरदार करने का शौक़ है, लेकिन हाँ, मुझे कमज़ोर औरत नहीं बनना किसी किरदार में, एक बेबस औरत नहीं बनना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान बेबसी चूज़ करता है। अल्लाह ताला ने आपको एक बाशऊर बनाया, आप अशरफुल मखलूक हैं, और आपका दिमाग इतना, यू नो, यू आर सो पावरफुल इंटेलेक्चुअली कि आप बेबसी चूज़ करते हैं अपने ऊपर। तो व्हाई नॉट चूज़ टू बी स्ट्रॉन्ग? आपने अभी पागल खाना ड्रामा में भी काम किया, पागल बन के कैसा लगा? अच्छा, मैं पागल खाना में पागल नहीं थी, आई वाज डॉक्टर मारिया। मैं साइकाइट्रिस्ट बनी थी, लेकिन उसकी भी अपनी एक जर्नी थी। शी इज गोइंग तो अच्छा, पागलों को ट्रीट करके कैसा महसूस हुआ उस ड्रामे में? ओह, अच्छा, हम पे एक पॉइंट पे बड़े लंबा मौजूद थे जो पागल बने हुए थे और जिस तरह की अदाकारी कर रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कभी कभी हम सोचते थे कि हम ना उस प्रोजेक्ट के बाद सभी पागल हो जाएंगे एंड वी माइट नीड टू गो टू थेरेपी। नहीं, वो कैरेक्टर रियल थे या मतलब पागल बनने की एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, सारे कैरेक्टर पागल बनने की एक्टिंग कर रहे थे। उसमें हमारे साथ जॉन रियल रैम्बो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है? रियल कैरेक्टर का इस्तेमाल मतलब असल पागलों के साथ आपने काम नहीं किया? नहीं, असल हमने नहीं किया। और हमारे डायरेक्टर हमेशा एक बात करते हैं कि हम जो है ना, हमने वो ड्रामा बनाया इसलिए था कि हम मेंटल हेल्थ पे से स्टिग्मा जो है ना वो लिफ्ट कर सके। हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की जाती इतनी। तो अगर जिन लोगों ने वो ड्रामा फॉलो किया और पूरा देखा है, उनको ये रियलाइज़ होगा कि सिर्फ जिनको हम पागल कहते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ये दिमागी मसाइल नहीं होते, चलते फिरते नॉर्मल लुकिंग लोगों को भी ये इश्यूज़ हैं। जैसे मेरा कैरेक्टर था डॉक्टर मारिया का, उसकी अपनी एक बाइपोलैरिटी थी, वो एक जर्नी से गुजरी थी, फिर उसने उस चीज़ को फिक्स किया, शी बिकेम अ बेटर पर्सन, और उसका ज़िंदगी का आउटलुक, उसका इखलाक बहुत तब्दील हुआ। तो मेरे लिहाज से ये जो जर्नी थी ना उस पूरे ड्रामा की, वो मेरे लिए भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पागल कोई नहीं था। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, सबसे ज़्यादा रैम्बो सर के साथ, क्योंकि रैम्बो सर बहुत प्रैंक्स करते थे हमारे साथ ऑन सेट। एंड ही वुड ऑलवेज से कि पंजाबी में वो कहते थे कि ना ए कुड़ी नहीं डरती, मतलब मुझे कहते थे, क्योंकि वो हमेशा ना 2-3 एक्ट्रेसेस को डराने के लिए ना पीछे से उनकी एक स्टिक होती थी, तो वो टीडी करते थे पीछे से आके, तो समबडी वुड गेट स्पूक्ड। अच्छा, रीबा, सिंगिंग का भी शौक है? थोड़ा बहुत, हाँ। तो फिर कुछ हो जाए इस मौके की मुनासबत से? अभी हाँ, ज़रूर। मेरी हसन साहब की गज़ल है रफ्ता 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 वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी। अरे वाह, जबरदस्त। तो कहीं से ट्रेनिंग भी ले रही हैं इसकी? नहीं, मैंने म्यूजिकल थिएटर किया था। आज तो खैर मेरी आवाज़ बहुत ही खराब है। आवाज़ खूबसूरत है, आपको इसमें आना चाहिए। अगर नहीं, और ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसके लिए प्रॉपर रियाज या जाहिर है वो तो जरूरत होती है, बेहतरी आती जाती है, लेकिन आपकी आवाज़ जो वॉइस क्वालिटी है वो इसमें कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत। और कोई ऐसी विश जो अभी तक पूरी नहीं हुई और आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए जल्द से जल्द? एक विश है, मुझे हज पे जाना है, सो आई एम सेविंग अप फॉर इट।
And I please और ये pray एक ऐसी विश है, हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द पूरी हो। आपका ये जो इरादा पुख्ता जब बन जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उस विश को पूरा कर देता है। ये कम से कम मेरा बिलीफ तो ये है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह से ज़बरदस्त अदाकारी करती रहिए और अपना नाम बनाते रहिए। और आपके अंदर टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, तभी तो हमने आपको मदऊ किया है। और आपने जो अपने लिए फैसला किया है, बहुत सोच समझ के किया है कि मुझे मेडिकल के साथ साथ ये शोबिज़ इंडस्ट्री में भी आना है, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दें। हम आपके लिए दुआगो हैं और इंशाल्लाह हमें उन सितारों के बीच में आप नजर आए जो कि जगमगा पूरी दुनिया जिनको देख रही है। तो इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, मेरी, जुनैद की, हमारी पूरी टीम की, हमारे चैनल की। इंशाल्लाह ऐसे ही फलती फूलती रही है। थैंक यू। ले जी, तो ये था नया टैलेंट जो कि उभर के सामने आ रहा है। और एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज में जिस पे बात करेंगे। बिल्कुल जी, स्टे विद अस। अजीम, वेलकम बैक। आज जुम्मे का दिन भी है, आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और आज के दिन की मुनासबत से हमने बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं जिनको मदऊ किया है, और जो मौजू है वो भी बहुत ही ख़ास है। तो बिलाशुबा अल्लाह जल्ले शनानुहु की इबादत और उनसे मग़फ़रत का जो जज्बा है इंसानी फ़ितरत और तबीयत का ख़ासा है। और यही वजह है कि इस दुनिया में इंसानों ने अपने खालिक की हकीकी और मालिक के वजूद को देखा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब कभी उसकी ज़िंदगी में कोई खुशगवार वाक़या पेश आता है तो उमूमन इंसान में जो सजदा शुक्र करने की जो एक ख्वाहिश है वो पैदा होती है। तो अल्लाह ताला के 99 नाम जो हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और कहा जाता है कि जिसको ये नाम 99 याद हों वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नती होगा। और इसके साथ साथ अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए भी इन नामों की बहुत अहमियत है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर सैयद तारिक शरीफ साहब। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। वेलकम टू शो सर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यही आपसे जानना चाहेंगे, हम ये बात हम मानते हैं कि हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं है, लेकिन हम अल्लाह ताला का जहाँ पर नाम आता है तो खुद ब खुद जो जबीन में सजदे में झुकने का, सजदे में जाने का एक शौक़ जो है वो अपने अंदर पैदा कर लेती है, माथा जो वो झुकने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि अल्लाह ताला के नाम जो हैं उनकी बहुत बाबरकत नाम है, उनका बहुत ज़्यादा वो बताया गया कि अगर आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर या आपके दिल के अंदर वो कहीं पर मौजूद है, आपने याद कर रखे हैं, तो उसका भी बहुत अजर है, बहुत सवाब है। जन्नत की जो बिशारत दे दी गई है, बेशक बहुत ही मुबारक नाम है और वो सफ़ाती नाम कहे गए हैं। अल्लाह ताला का एक तो नाम है, यह 99 नामों को सफ़ाती नाम कहा गया है। क्या उनकी बरकत है, क्या फ़जीलत है, और किस तरह से हम उन नामों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके क्या क्या फ़जीलतें बटोर सकते हैं, क्या क्या बरकतें बटोर सकते हैं? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आपका प्रोग्राम मेरी नज़र से गुज़रता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो शो है ये मुआशरे के अंदर कई हवालों से आगाही का ज़रिया बन रहा है, खैर का ज़रिया बन रहा है। अल्लाह ताला आपकी और आपकी सारी टीम की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। आज का उन्वान भी बड़ा दिलचस्प है और मैं ये समझता हूँ कि बंदा मोमिन से अल्लाह का जो खालिस तकाज़ा है ना, बराह रास्त जो तकाज़ा है वो ज़िक्र का ही तकाज़ा है। ज़िक्र कहते हैं किसी का तज़किरा किया जाना, और अरबी के अंदर ज़िक्र के मानी जो हैं वो बड़े वसी हैं। उसमें ज़िक्र से मुराद याद भी है और ज़िक्र से मुराद ध्यान करना भी है, किसी के ख़्याल को आबाद करना या किसी को अपने ख़्याल में आबाद करना। ये सारा का सारा अमल जो है, ये जो खुशगवार एहसास है, इस सारे अमल को ज़िक्र कहते हैं। और अल्लाह के यहाँ बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ के हवाले से जो सबसे मज़बूत और कुल वक्ती रिश्ता है ना, उसका नाम ज़िक्र है। इसलिए हम देखते हैं कि बाकी जो नज़रिया हयात हैं जो अल्लाह के साथ जुड़ने का ज़रिया बताते हैं, या अपने माबूद या अपने जिसे कहते हैं खालिक व मालिक के साथ जुड़ने का जो ज़रिया बताते हैं, उनमें इबादात का एक ख़ास वक्त मुतय्यन है, दिनों के अतबार से, महीनों के अतबार से, सालों के अतबार से। लेकिन दीन इस्लाम क्योंकि कुल वक्ती बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है, और अल्लाह ये चाहता है, ये निज़ाम हयात इसका मकसूद ये है कि बंदा मोमिन जो है वो हर वक्त अल्लाह अपने रब के अल्लाह ताला पहले आसमान तक आ जाते हैं। तो ज़रा इस पे भी रहनुमाई। जी हाँ, ये बड़ा खूबसूरत एक बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ का मंजरनामा है जो अल्लाह ने ख़ुद हमें आगाह जिस पर किया और हमें बताया। अल्लाह ख़ुद फरमाता है, यानी अल्लाह की बात हम तक अल्लाह के महबूब से पहुँचती है कि वैसे तो हर वक्त ही अल्लाह समी और बसीर है, यानी सुनता भी है, देखता भी है, अपनी मखलूक़ात को ख़ुद कहता है कि मुझसे मांगो। कायनात का इकलौता बादशाह है, दुनिया के जितने बादशाह हैं ना,
जितनी ज़्यादा मरतबा मांगना शुरू करें आपकी कदर व मंजिलत कम होना शुरू हो जाती है। यानी एक आदमी से मांगने के लिए आप जाएं, कितना ही बड़ा और सखी हो, जब दूसरी दफ़ा जब जाते हैं तो उसका वो उसकी तवाज़ो, उसके अंदर वो जोश जज्बा देने के हवाले से नहीं होता, अगली मरतबा और कदर कम हो जाती है। अल्लाह कायनात का इकलौता बादशाह है जिसके पास जितनी मरतबा जाएँ इतनी मरतबा पहले से ज़्यादा वालिहाना अंदाज में अपनी मखलूक को खुशामदीद कहता है। और अगर कोई न मांगे, ये वाहिद इकलौता बादशाह है जो न मांगने पर नाराज़ होता है, मांगने पर हमेशा खुश होता है। और जो तहज्जुद की बात आपने की उसका तो आलम यह है कि अल्लाह पहले अर्श पर आकर खुद अपनी शान के लायक 3 नदाएं बुलंद करता है कि है कोई जो हमसे मगफिरत तलब करे हम उसको मगफिरत अता करें, है कोई जो हमसे रिज़्क तलब करे हम उसे रिज़्क अता करें, और है कोई हमसे आसूदगी यानी तलब करे, हमसे सुकून तलब करे, हमसे ज़िंदगी की राहतें तलब करे और हम उसको अता करें। मखलूक क्योंकि गफलत में होती है और फिर इस गफलत ज़दा माहौल में चंद खुश नसीब ऐसे होते हैं जिन्हें इसके लिए अल्लाह चुन लेता है, तौफीक देता है। वो बिस्तर की नरमाहट को छोड़कर, उस सुकून को छोड़कर अल्लाह की बारगाह के अंदर उस तौफीक के साथ आते हैं। और फिर क्या होता है, अल्लाह उनकी बात को, यानी ये क्या अजीब मामला है, देखें वो बेनियाज है, वो अगर चाहे तो सबकी दुआओं को रद्द कर दे, लेकिन दुआओं को मांगा कैसे? जी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। आप ये देखें कि मेरा रब कितना करीम है कि वो चाहे तो सारी दुआओं को रद्द कर दे, उससे वो बेनियाज है, उससे कौन पूछ सकता है, कौन गिला कर सकता है, कौन शिकवा कर सकता है। लेकिन मेरा रब इतना करीम है कि वो कहता है कि जो तहज्जुद में उठने वाला बंदा जब मुझसे कोई चीज़ मांगता है ना, तो दुनियावी नेमतें तो अपनी जगह पर हैं, वो तो मैं उसे अता करता ही करता हूँ। अगर कोई शख्स तहज्जुद में मुझसे मुझे मांगे, यानी अल्लाह खुद कितनी नेमतें उसमें, कितनी बड़ी अल्लाह के साथ दोस्ती, अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के साथ वो अल्लाह की खुशनुदी, कितना बड़ा इनाम हो सकता है। अल्लाह फरमाता है अगर उस ख़ास लम्हात में कोई शख्स मुझसे मुझे भी तलब करे ना, तो दुनिया की हकीर नेमतें तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं अपना आप भी देने को तैयार। क्या क्या तलब करें, कोई वज़ाइफ तो बताइए। बहुत सादा सी बात है जी, अल्लाह के जो सिफाती नाम है, सूफिया ने बड़ा खूबसूरत मामला कर दिया और हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी। वो कहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में जिस निस्बत से तलब है ना, यानी ज़िंदगी के जिस शोबे में आपको कोई चीज़ दरकार है, अल्लाह की उस मखसूस सिफ्त के साथ उसको पुकारना शुरू कर दें, खुद ब खुद जो है उसकी, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो है उसने सारे आलमीन को घेर रखा है। और फिर होता क्या है कि जो आपकी तकलीफ़ है, आपकी हाजत है, आपकी ज़रूरत है, उसकी निस्बत से जो अल्लाह का सिफाती नाम है, जब आप उस नाम से पुकारते हैं तो उस ख़ास जो मुसीबत या मुशक्क़त है उसके ज़ैल में जो रहमत है उसका हिस्सा आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है। चाहिए उसके लिए भी कुछ बता दीजिए, कौन कौन से नाम हैं इस सिफात के? वैसे तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर ले रखा है कि जो जिस मखलूक की तख्लीक फरमाता है उसकी तख्लीक से बहुत पहले अल्लाह उसके रिज़्क़ के असबाब जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। और जब तक, लेकिन कहा जाता है दुआओं से फ़र्क पड़ता है। जी यकीनन फ़र्क पड़ता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुआएं जो हैं वो बरकत का ज़रिया होती हैं, चीज़ों को बढ़ाने का ज़रिया होती हैं, उनके देर पा होने का ज़रिया होते हैं, उनके अंदर खैर को बढ़ाने का ज़रिया होते हैं। एक तो तय है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह जो है वो बंदे को कभी भी बेआसरा नहीं छोड़ता, हर हाल में उसने अपने ज़िम्मा करम पे ले रखा है, ये उसकी शान के खिलाफ है। अल्लाह से ये गुमान करना कि उसने मुझे फाका कश कर दिया है, ये खुद अल्लाह की शान के खिलाफ है। तो एक तो ये तय है कि अल्लाह ने हमारे लिए मकसूम तय कर रखा है। अब उस मकसूम में बरकत कैसे हो, उसके लिए अल्लाह को उसके पाकीज़ा नामों से पुकारा जाए। मैंने जैसे बताया, जो ज़रूरत आपको दरकार है, जो इस वक्त आपका मामला दरकार है, उस तरह के सिफाती नाम से पुकारा जाए। रिज़्क़ का मामला है तो उसके लिए अल्लाह का नाम या रज़्ज़ाक़ या वहाब जो है उसे इस एहतमाम के साथ, और इनमें सबसे बढ़कर ये कि इस यकीन के साथ पुकारा जाए। जो जिक्र है उसका वैसे तो जिस अंदाज में भी किया जाए, एक फैज़ हमारी ज़िंदगी में पहुँचता है, लेकिन 4 बुनियादी आदाब और तकाज़े। आज मैं एक ऐसी टिप आपके सामीन और नाज़रीन के सुपुर्द कर रहा हूँ कि ज़िंदगी के किसी मामले में अल्लाह से जब भी कोई बात तलब करें, जब भी कोई अर्जी उसकी बारगाह में पेश करें, इन 4 चीज़ों का एहतमाम करेंगे तो हर तरह की दुआ टूटे फूटे लफ्ज़ों में भी होगी तो अल्लाह ताला जो है ना वो उससे बरकत अता कर देगा और अल्लाह की तरफ से नफ़ी नहीं आएगी। वैसे खैर उसकी तरफ से कभी भी नफ़ी नहीं आती, लेकिन फ़ौरन फरमान रहमत जारी हो जाता है। सबसे पहले जब हम अल्लाह की बारगाह में कोई भी अपनी अर्जी पेश करें ना, तो उसके अंदर आपको कामिल तहारत इख्तियार करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा, ये तहारत सिर्फ बदनी तहारत नहीं कि आपने सिर्फ वुज़ू कर लिया, गुस्ल कर लिया, कपड़े, आपके कल्ब की तहारत क्या है कि आप दुनिया के सारे आसरे, सारे इम्कानात जो हैं उन सब से अपने आप को बेनियाज करके अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करें, परवरदिगार मैं दुनिया में मौजूद सारे वसाइल, सारे जो उम्मीदें थी उनसे नाउमीद होकर तेरी बारगाह में आया हूँ
और मैं समझता हूँ कि तू अकेला ही मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है, इसलिए मैं सबसे बड़े दरवाजे पर आ गया हूँ। मुझे अब किसी का कोई ख्याल, कोई आस, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इस यकीन और तहारत से जब बंदा अल्लाह के साथ अल्लाह को पुकारता है ना, तो अल्लाह की सारी तवज्जोहात जो है उस बंदे की तरफ मरकूज हो जाती है। पहली बात तहारत के बाद दूसरा अदब। अल्लाह के यहाँ शिकवा, आम बंदों के दरमियान भी कोई दुनिया का रिश्ता होना, उसमें जब शिकवा आ जाता है तो वो रिश्ता जो है अपनी तासीर खोना शुरू कर देता है, लज्जत ख़त्म हो जाती है, उसमें जो बरकत और हलावत होती है उससे बंदा महरूम हो जाता है। अल्लाह के साथ भी बंदे का यही मामला है कि जब शिकवा करना शुरू करता है तो अल्लाह का जो बंदे पर मान है ना, वो जो आउट ऑफ मेरिट उसने मुझे और आपको देना है, जिसे हम रहमत कहते हैं, उसका दरवाज़ा गोया हम अपने ऊपर बंद कर लेते हैं। इसलिए अल्लाह की बारगाह में जब भी बात करनी है तशक्कुर आमेज़ लहजे के साथ बात करनी है। जो मौजूद है पहले उसका शुक्र अदा करना है, फिर जिसकी तलब है वो अल्लाह के सामने। हज़रत अली का कॉल भी तो है कि अगर कोई परेशानी आए तो सबसे बेहतर है कि उस पर खामोश रहो। खामोश नहीं रह सकते तो कम अज़ कम उस पर शिकवा ना करो। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप उस पर शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो वो खुशी में बदल जाए। जी ऐसे ही बिल्कुल इस तरह की बातें भी हम तक यकीनन अल्लाह वालों की निस्बत से पहुंचती हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था तीसरा अदब जो है, तीसरा तकाजा क्या है कि आप जिस वक्त अल्लाह के साथ मुकालमा कर रहे हो तो आप यकीन के साथ मुकालमा करें। आपको ये पता होना चाहिए कि अब जिस बारगाह में मैं आ गया हूँ ना, मेरा भाई, मेरे वालिद, मेरा बेटा, मेरे अजीज़ व अकारे, मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर, वर्किंग रिलेशनशिप में लोग, इन सब से मुझे मायूसी हो सकती है। ये सब मुझे मायूस लौटा सकते हैं, माजरत कर सकते हैं वो नेमत देने से। लेकिन अब जिस दरवाजे पे मैं आ गया हूँ ये इतनी करीम बारगाह है कि इसका फरमाने ज़ीशान है कि जब कायनात के अंदर कोई एक आदमी 1000 बरस के गुनाहों और अल्लाह के साथ सरकशी को लेकर, उसका बोझ लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश होता है ना, तो अल्लाह इस एक अमल से इतना खुश होता है। एक दफ़ा तौबा, तौबा कहते हैं अल्लाह की तरफ रुजू करना, नदामत के साथ, और आइंदा साबका अमल पर नदामत के बाद आइंदा न करने के वादे के साथ जब बंदा अल्लाह के पास पहुँचता है ना, ये इतना खुशगवार अमल है कि अल्लाह ज़मीन और आसमान में मुनादी करा देता है कि देखो ज़मीन की उस कुर्रे अर्ज़ी के फ़लाँ कोने मर एक शख्स ने अपने रब से सुलह कर ली। सुभान। आप तसव्वुर कीजिए, गुनाहगार जा रहा है अपनी ज़रूरत से अल्लाह के पास, अल्लाह कहता है कि उसने मुझसे सुलह कर ली है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के लिए वो बंदा कितना कीमती हो जाता है, अल्लाह उससे कैसा मोहब्बत वाला, शफकत वाला मामला। आज का हमारा टॉपिक था ना, मैं बेसिकली उसके हवाले से एक सवाल आपसे पूछना चाहती थी जाते जाते, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बड़ा शॉर्ट था। जो नाम है अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम, हम जब अपने बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनके नामों पर नाम रख देते हैं। करीम रख दिया, रहमान रख दिया, रहीम रख दिया। ये नाम रखना क्या ठीक है? और दूसरी बात, हम गले में इस तरह के तावीज़ बनाकर लोग पहन लेते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम दर्ज होते हैं, तो उसके हवाले से बताइएगा क्या ये दुरुस्त? देखिए अल्लाह का जो नाम है ना, पहले तो मैं इसको वाजे कर दूं, अल्लाह का हर नाम जो है वो बरकत देने वाला है, और जिस नीयत से आप पहनते हैं फिर उस नीयत से बरकत जो है उसकी वो कई गुना कर दी जाती है, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इंसान मांगते हुए थक सकता है, फना हो सकता है, अल्लाह को देते हुए कोई हाजत महसूस नहीं होती। इसलिए अल्लाह के नामों से बरकत लेनी चाहिए, और जैसे पुकारने से, ख्याल करने से, ध्यान से बरकत मिलती है, इसी तरह अगर आपके साथ वो जुड़ा हुआ नाम किसी भी हैसियत में है तो वो भी बरकत देता है। लेकिन क्योंकि ये नाम इतने पाकीज़ हैं और इतनी अजीमुल मर्तबा तस्दीक हैं कि फिर इनके अदब का तकाजा भी ऐसा है कि फिर पूरी एहतियात के साथ और एहतराम के साथ उसे किया जाए। बच्चों के नाम रखने के हवाले से यकीनन मुबारक नाम है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में 2 नाम बड़े पसंदीदा हैं, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान, यानी अल्लाह का बंदा और रहमान का बंदा। तो रहमानी सिफात के साथ बहुत शुक्रिया। अब्द लिखना जरूरी है। वक्त की कमी है, हम चाहते थे कि आपसे तफसीलन इस पे मज़ीद भी बात हो सके, लेकिन वक्त की कमी की वजह से फिर इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे और आपसे तफसीलन इस पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में जाते जाते 2 अहम इशूज़ हैं। एक तो आपके इल्म में है डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके एजाज़ में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तरफ से गवर्नर हाउस में तकरीब का अहतमाम किया गया था, और इस तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के काउंसलर जनरल, सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और मसालिक के उलमाए कराम ने खुसूसी तौर पर उन्हें खुश आमदीद कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने खिताब में मुसलमान नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए दीन के फ़रोग़ के किरदार को अदा करने पर ज़ोर दिया है, और उन्होंने कहा कि दीन को फैलाने के लिए मुसलमान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया ख़राब नहीं है, बस इन चीज़ों का सही इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुसलमान बच्चों को दीन से रग़बत के लिए सोशल मीडिया पर अच्छा कॉन्टेंट दिया जाए। दीनी मदारस और मजहबी जमातें सोशल मीडिया के बेहतरीन इस्तेमाल की तरगीब दें, फ़रोग़ करें, क्योंकि बच्चे हमारे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं
और इसी वजह से उन्होंने, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बच्चों को तालीम दें, इस्लाम की, मज़हब की तरवीज के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और पॉजिटिव इस्तेमाल करें। और ये उनका खिताब था जब उन्होंने जलसे से उस तकरीब में उन्होंने खिताब किया और शुरका से, और जिस तरह से उन्होंने बताया है बहुत सारे तरीक़ाकार मज़हब को फ़रोग देने के लिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। इस्माइल हनिया को और हसन नसरुल्लाह को उन्होंने खिराज अकीदत पेश किया उनकी शहादत पर और उनकी काविशों पर, और ये खुशाइन अमर है कि तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने उन्हें एक पॉजिटिव जेस्चर देते हुए खुशामदीद, और मुसलमानों को एक होने पर भी उन्होंने जोर दिया। असल मैसेज यही था कि सबको इस वक्त एक होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।